अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में? आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरे लिए भी ख़ास है और आपके लिए इसलिए क्योंकि आप मेरे मैके वाले हैं। आज का दिन ऐसा है, बहुत मुश्किल होता है ना रोज़ टीवी पे आना, कभी आप बीमार होते हैं, कभी आपका मूड ऑफ होता है। जब आप रोज़ ऑफिस भी जाते हैं तो आपका रवैया, आपका बिहेवियर अपने इर्द गिर्द के लोगों से एक जैसा नहीं रहता। कभी आपका मूड बहुत अच्छा होता है तो आप चहचहा रहे होते हो, खुश होते हैं, हर किसी से मजाक कर होते हैं। कभी आप उदास होते हैं तो आपसे आपका बोलने का दिल नहीं चाह रहा होता। और कभी आप गुस्से में होते हैं या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो सारे सर्कमस्टांसेस भी उसकी वजह से आपका मूड रिफ्लेक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी पे सब पता चल, मतलब जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो पता चला लेते हैं कि कोई गड़बड़ है, यहाँ कोई मसला चल रहा है इसकी ज़िंदगी में। लेकिन आप सोचिए, मैं आपके सामने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 16.5 साल से इसी तरह रोज़ लाइव आ रही हूँ और इस 16 साल के दरमियान मेरी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या हुआ हो। ज़ाहिर है जैसे एक आम इंसान की ज़िंदगी में कभी अच्छा वक्त चल रहा होता है, कभी बुरा वक्त चल रहा होता है, कभी बेहतरीन वक्त चल रहा होता है, कभी वर्स्ट वक्त चल रहा होता है, कभी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कभी कुछ। और इस जर्नी के दौरान मेरे एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो है बलाज। बलाज यासिर इस मॉर्निंग शो के दौरान पैदा हुए। और जब बलाज पैदा हुआ था तो उससे सबसे पहले अम्मा और अब्बा, माँ और बाप बोलने से पहले तालियां बजाना सीखी। मैं परेशान, ये हर बात पे तालियां क्यों बजाता है? तो पता चला कि 9 महीने इस बच्चे ने सबसे ज़्यादा तालियां सुनी है मॉर्निंग शो पे, क्योंकि हर बात पे यहाँ तालियां बज रही होती थी जब ऑडियंस आते थे। सो मॉर्निंग शो के दौरान ही मैंने बलाज को कंसीव किया, आपको पता भी नहीं चला। मैंने ढीले ढीले झोले और कपड़े पहने और मतलब मुझे याद है अच्छे से कि हमने ईद का शो रिकॉर्ड कराया था। मैं बलाज की डिलीवरी के लिए जाने से पहले शोज़ रिकॉर्ड करा के जा रही थी कि उस दौरान जो है वो जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो रिकॉर्डेड शोज़ चलें। तो इत्तेफाक ये हुआ कि बलाज 20 दिन, जो डॉक्टर ने डेट दी थी, 20 दिन पहले डिलीवर हो गए और मैं ईद के शोज़ रिकॉर्ड करा के छुट्टी पे चली गई थी। मेरा लास्ट डे था छुट्टी का, फिर ईद का पहला दिन गुजरा, फिर ईद का दूसरा दिन गुजरा। जब दूसरे दिन रात हुई, एक्सपेक्टेड नहीं था और बलाज जो है उन्होंने आवाज़ दे दी कि भाई मैंने इस दुनिया में आना है। और बलाज इस दुनिया में आए। आज का दिन यानी 31 जुलाई ये बलाज की पैदाइश का दिन है। ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बलाज इस दिन इस दुनिया में आए। और आई डोंट नो, फ़रीद सिला भी जब इस दुनिया में आए थे मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन वो ज़माना वो था जब मैं बहुत यंग थी, बहुत नाइव थी, दुनिया का मुझे इतना पता नहीं था। अपनी शादी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी ज़िंदगी, सब चीज़ों में स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल करते करते बच्चे भी हो गए, बच्चे पल भी गए। लेकिन जब बलाज पैदा हुआ तो मैं अपनी लाइफ में सेट थी। शादी को साल हो चुके थे, घर बना लिया था, जो आपने ज़िंदगी में ड्रीम्स सोचे होते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा आपने पूरे कर लिए थे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप सेट थे। तो जब बलाज पैदा हुआ तो मेरा सारा फोकस बलाज पे था और मैंने बलाज की पैदाइश के बाद उसकी परवरिश को एंजॉय किया। मैंने अपने मॉर्निंग शो से इतना कुछ सीखा है रिगार्डिंग घरेलू लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनालिटी को कार्व करने वाली चीज़ें। इतने सारे एक्सपर्ट्स मेरे यहाँ आए कि मैं इस मॉर्निंग शो के साथ ग्रो की हूँ और वो ग्रोथ आपने भी महसूस की होगी। जो मुझे मेरे जेन्युइन व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, जो इतने सालों से मेरे साथ, उनकी भी ग्रोथ हुई है। सो जब बलाज पैदा हुआ तो मुझे ज़िंदगी दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता था। उसकी परवरिश में मुझे जितना हेल्प, मैं अपने मॉर्निंग शो का थैंक यू करना चाहूँगी कि मुझे इस मॉर्निंग शो की वजह से एक तो मेरी माँ ने मेरी परवरिश की और इस एक मॉर्निंग शो ने मेरी परवरिश की। यहाँ की एक्सपर्टीज़, यहाँ की अच्छी अच्छी बातें, ये सब मैंने जज्ब की हैं अपने अंदर और उसकी वजह से मेरी बलाज की
परवरिश या तरबियत या उसकी छोटी छोटे माइलस्टोन्स को लेकर मैं वो परेशानी से दो चार नहीं हुई जो शायद फ़रीद सिला के ज़माने में हुई थी। सो एक तरह से नानी दादी खाली यासिर की अम्मी और मेरी अम्मी नहीं, मेरा मॉर्निंग शो भी मेरे बच्चों की नानी दादी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी ग्रूमिंग में या मेरे बच्चों की तरबियत में इस शो का भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरी आधी से ज़्यादा, मतलब आधी से ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चंक मैंने अपनी इस मॉर्निंग शो को दिया और इस मॉर्निंग शो ने मुझे दिया। सो आज मेरे लिए बहुत दिन स्पेशल है। आज का टॉपिक क्या है? बलाज की कोई मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही, बहुत सारी बर्थडेज उसकी मैंने यहाँ सेलिब्रेट भी की हैं आपके साथ मिलकर, और बलाज को सब जानते हैं। जब भी वो मेरे साथ चल रहा होता है तो शायद सिला और फरीद को इतना लोग नहीं पहचानते जितना बलाज को पहचानते, क्योंकि वो आपके सामने देखते ही देखते ग्रो हुआ और माशाल्लाह आज वो 11 साल का हो गया। सो अगर जो भी मुझे देख रहा है और मुझसे प्यार करता है, प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान और कामयाब बने, कि वो अपने माँ बाप का नाम अच्छे लफ्ज़ों में रोशन करे। आमीन सुम आमीन। सो आज का टॉपिक है हमारा चीटिंग। अब वो अलग अलग तरह की चीटिंग हो सकती है। एग्ज़ाम्स में चीटिंग, अम्मी अब्बू से छुप के चीटिंग, खाने में चीटिंग, थोड़ी बहुत झूठ बोलने से चीटिंग। सो ये जो छोटी छोटी चीटिंग हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और हम कहते हैं कि यार इतनी छोटी सी चीटिंग से कुछ नहीं होता, लेकिन इतनी छोटी सी चीटिंग से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो छोटी सी चीटिंग अगर आपने अपने बच्चों के सामने की है तो शायद वो बड़े चीटर्स बन जाए, क्योंकि उनको लगे कि तो नॉर्मल सी बात है, अम्मी अब्बू तो छोटी छोटी चीटिंग करते रहते हैं, तो क्यों ना आज हम बड़ी चीटिंग करके देख लें। सो आज हमारे सेलिब्रिटीज़ अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि जो छोटी छोटी चीटिंग्स उन्होंने की उससे क्या हुआ। आपको पता है वेकेशन पे मैंने छोटी छोटी चीटिंग करके अपना 3 kg वज़न बढ़ा लिया। तो ये 1 महीने के अंदर 3 kg वज़न, इतना 17 किलोमीटर चलने के बाद कोई बढ़ाता है तो कितना दुख होता है, जब आपने इतनी मेहनत से उसको एक एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू कम किया होता है। तो मेरा 3 kg वज़न बढ़ा हुआ है, लोगों को नहीं पता चल रहा, मैं आपको बता रही हूँ, आपसे कुछ नहीं छुपाती कि मैं अभी भी जद्दोजहद में हूँ और प्रॉपर डाइट कर नहीं पा रही, चीटिंग्स कर रही हूँ, रोज़ चीटिंग्स कर रही हूँ। और उस रोज़ चीटिंग्स का हल ये है कि कल मैंने एक्सरसाइज करके 750 कैलोरीज बर्न की है, और जब आज सुबह वेट किया तो मेरा वेट बढ़ा हुआ है, कम नहीं हो रहा, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीटिंग्स कर रही हूँ। तो कितनी बड़ी नुकसान है ये मेरे लिए। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ सबकी छोटी छोटी चीटिंग्स, सारे सेलिब्रिटीज़ की, ताकि वो आपसे शेयर करें और आप उन चीटिंग से दूर रहें। गुड मॉर्निंग, और एक्सपर्ट्स भी हैं। वेलकम 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 बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास आज का पैनल, हम बड़े मज़े का कंटेंट है, थोड़ी सी ज़िंदगी में चीटिंग, और वो थोड़ी सी चीटिंग किसी भी ज़िम्रे में हो सकती है, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो बच्चों के हवाले से हो। सो आज हमारे पास एक तरफ एक्सपर्ट्स हैं और एक तरफ सेलिब्रिटीज़ हैं। मेरे साथ हैं आज मुनज़्ज़ा आरिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि आप जब मुझसे मिल रही हैं तब तक आपने कोई चीटिंग नहीं की, क्योंकि यू आर लुकिंग स्लिम एंड ट्रिम। आपने कोई डाइट वाइट की है ना? कोई कुछ है जो आप? ऑनेस्टली स्पीकिंग, बैड वेदर इज़ प्लेइंग इट्स मैजिक। मैं तो उल्टा आजकल बेकिंग कर रही हूँ बेतहाशा, मेकिंग बिस्किट्स एंड केक्स, और नाना करते भी चाय के साथ शाम को थोड़ा तो बहुत। या तो आप एक्सरसाइज करिए या कुछ तो कर रही हैं। हाँ, एक्सरसाइज। देखा, आई एम देखा, पहचान गई, क्योंकि वो आपकी बॉडी में नज़र आ रही है। थैंक यू। हाँ, यू लुकिंग गुड माशाल्लाह। Then we have Rabia Rizwan। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर कैसी यू? हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ठीक-ठाक? फाइन, ठीक ठाक, मस्त। जी, सो हमारे पास दूसरी तरफ है एक्सपर्ट्स, और एक तरफ है हमारे पास डॉक्टर मदिहा हसनैन, न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। फिर हमारे पास है डॉक्टर ताहिरा बानो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। एंड डॉक्टर नाजिया शकील एज डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सो छोटी छोटी चीटिंग्स जो हैं ज़िंदगी में, वो जो हम करते हैं, उससे हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं, हम वहाँ से शुरू करते हैं, एक्सपर्ट से शुरू करते हैं,
फिर मैं आप लोगों की चीटिंग्स की तरफ आऊँगी। सो डॉक्टर नाजिया का कार्ड दिखाइए भाई पहला, कि अगर हम स्किन पे चीटिंग करें कुछ छोटी मोटी तो हमारे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, स्किन, डाइट, बच्चों के हवाले से, ये सारी चीज़ों के हवाले से हमारा आज का शो है। तो आइए ज़रा पहला कार्ड किसका है दिखाएं। सही डॉक्टर का इंतखाब ना करने की चीटिंग, सेल्फ मेडिकेशन की चीटिंग, अपने जेब में थोड़े से पैसे बचाने की चीटिंग। तो बताइए भाई। दैट इज़ द मेन इशू नाउअडेज। जैसे कि हम अब बोलते हैं कि भाई ऐसे डॉक्टर्स आप सेलेक्ट करें जिनके पास डिग्रीज हैं, जो प्रॉपरली पीएमडीसी से ऑथराइज्ड हैं, जिन्होंने प्रॉपर स्किन का ऑब्वियसली कोर्स किया हुआ है और प्रॉपर डिग्री ली हुई है और एस्थेटिशियन भी हैं, तो दे शुड बी एक्सपीरियंस्ड और उन्होंने प्रॉपर अपनी वर्कशॉप्स और प्रॉपर जो उनके प्रोसीजर्स जिनको आते हैं वो उनके पास आप ज़रूर जाएं। ये पता लगाने के लिए कि वो जिन डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, जी, तो क्या वो गूगल का सहारा ले, उनकी पूरी प्रोफाइल और वो सब? आजकल तो इट इज़ सो कॉमन, आप नाम डालें और गूगल पे सब आता है। ठीक है। इफ द डिग्री इज नॉट ऑथराइज्ड, देखें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे एक आम इंसान को पता मैं आपको बताती हूँ। देखें पाकिस्तान में FCPS और MCPS, दिस इज़ द हाईएस्ट डिग्री इन पाकिस्तान। ठीक है, जैसे बाहर डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, यू कैन जस्ट गूगल इट और ये MCPS FCPS लिखा हुआ आएगा उस डॉक्टर के साथ। और जिससे किया हुआ होता है वो छुपाता नहीं है, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू हाइड इट। सो और आप एक्सपीरियंस चेक करें, आप रिव्यूज़ चेक करें। कुछ तो रिव्यूज़ आपको पता है लोग बाय भी कर लेते हैं आजकल तो, जस्ट फॉर द फेम। बट ये है कि आजकल इतना ज़्यादा एस्थेटिक प्रैक्टिस हो रही है एंड जो क्वैक्स हैं वो भी कर रहे हैं, तो आपको इतना एनालाइज करना चाहिए या थोड़ी सी आपको मालूमात करके जाना चाहिए। अब जैसे लोग पार्लर पे चले जाते हैं और पार्लर पे जाके PRPs करा रहे हैं एंड द पेशेंट इज़ कमिंग टू मी कि जी मुझे तो इतना साइड इफ़ेक्ट हो गया, मुझे स्वेलिंग हो गई और हेयर पे PRP कराई तो मेरे हेड पे स्वेलिंग हो गई। गलत जगह से PRP करा ली, समझी चीटिंग की। बिल्कुल। तो क्या क्या जैसे आपने कहा स्वेलिंग का नुकसान हो सकता है, स्वेलिंग और क्या क्या नुकसान हो सकता है? रेडनेस हो गई, बर्न हो गया, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं पेशेंट्स को कि अब जैसे गलत बोटॉक्स करा लिया तो आपका फेस ख़राब हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि उसने उस मसल को हिट कर दिया। हम PRP को ख़त्म करके फिर मैं बोटॉक्स पे आती हूँ। सही। बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की है कि हमने तो इतनी दफ़ा PRP कराया, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए। इसलिए कि वो PRP सही की नहीं गई, उसकी जो नीडलिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई, या जो PRP का जो एक्सट्रैक्ट था वो प्रॉपर निकाला नहीं गया। आप बिलीव नहीं करें कि लोग टेक्नीशियंस दे आर डूइंग द प्रोसीजर्स, द डॉक्टर्स आर नॉट डूइंग इट एंड द टेक्नीशियंस आर डूइंग इट। और PRP का एक प्रोसीजर होता है कि आपका प्लाज्मा उसको सेंट्रीफ्यूज करके निकालते हैं, तो उसका अगर आपका ब्लड ही इतना हेल्दी नहीं है कि उसका प्लाज्मा अच्छा निकलेगा तो वो क्या आपको फायदा पहुंचाएगा? तो ब्लड टेस्ट कराएंगे ना पहले। फर्स्ट यू हैव टू टेक अ ब्लड टेस्ट, एक CBC, बिल्कुल नॉर्मल CBC होता है, जिसमें आप उसके प्लेटलेट्स चेक करते हैं कि उसके पास प्लेटलेट्स इनफ हैं कि नहीं है। ठीक है, दूसरा जैसे अब हेयर PRP है तो उसके भी कुछ हम जो है टेस्ट करवाते हैं बिफोर डूइंग द हेयर PRP। अब कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते कि नहीं वो तो बस उन्होंने इतनी PRPs कर दी, बेटा टेस्ट कराए थे? नहीं, टेस्ट तो किसी ने नहीं कराया, क्योंकि दे वर नॉट डॉक्टर्स, दे वर जस्ट aestheticians or the technicians and they're wearing the coat and sitting on the chair, so patient doesn't realize that। बहुत सारे क्लिनिक्स पे भी जो डॉक्टर्स के क्लिनिक्स भी हैं और सारी जितनी भी डिग्रियां को आप नाम ले रही हैं उनके पास सब कुछ है, मगर उन्होंने ज़ाहिर है वो डॉक्टर कितना केटर करेगी, कितने सारे लोग उनके पास आएंगे तो वो सबको तो नहीं देख सकती। तो उन्होंने लैब कोट्स पहना के टेक्नीशियंस को बिठा दिया, अलग अलग मशीन्स पर और अलग अलग PRPs वगैरह की चीज़ों पर बिठाया हुआ। बिल्कुल। और आप नहीं एनालाइज कर सकते, एज मैं नहीं कर सकती कि ये डॉक्टर है या ये कोई टेक्नीशियन है। आप जब थोड़ी सी बात करते हो ना फिर पता चल जाता है आपको। बट आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर किसी का आप लें
और थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें तो आई थिंक फिर इन चीज़ों में स्टेप इन होना चाहिए, अदरवाइज और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि डॉक्टर फेमस ही जब होता है जब वो वर्ड ऑफ माउथ से फेमस हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, टेक्नीशियन और डॉक्टर का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब यस ऑब्वियसली टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन ने क्या कोर्सेज किए हुए होते हैं? नहीं, कुछ खास नहीं किए हुए होते हैं, वो वहीं आके सिखाया हुआ होता है उसको। Yes. डॉक्टर ने सिखाया ये मशीन ऐसे ऑपरेट करनी है, ये इंजेक्शन तुम लगाना सीख लो, या फिर वो थोड़ा बहुत नर्सिंग की ट्रेनिंग वगैरह की भी होती है, कि इंजेक्शन लगाना, ड्रिप्स लगाना उसको ये आता होता है। बस। लेकिन ये कि आप जब बात करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि वो डॉक्टर है या नहीं है। मतलब लाइक टेक्नीशियन जो है, कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर को मशीन की ऑपरेशन इतनी अच्छी नहीं आती। यस, देखिए मेरे पास भी अगर कोई हेयर रिमूवल लेजर के लिए आता है तो मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, द टेक्नीशियन इज गोइंग टू डू दैट बिकॉज दे आर मोर ट्रेन फॉर दैट, एज इन दे आर डूइंग इट एवरी डे। मशीन की हर कोई टेक्निकल नहीं होता। डॉक्टर ने अपनी डिग्री विग्री ले ली या सब कुछ कर लिया, जो टेक्नीशियन है वो थोड़े टेक्निकल है, तो मशीन की चीज़ें उन्होंने सारी समझी हुई होती हैं। लेकिन जैसे मैं अपने पेशेंट्स के लिए मैं ये होता है कि जो टेक्निकल प्रोसीजर्स हैं जिसमें जहाँ सिरिंजेस इन्वॉल्व होती हैं वो आई डू माई सेल्फ। I am very particular about that. Yes, laser is very safe. Exactly. So the hydrofacial or lasers, the technicians can do that. Yes. But जहाँ botox fillers, जहाँ PRPs involved है, जहाँ syringes involved है, जहाँ थोड़े invasive procedures है, जैसे CO2 laser है या RF needling है, उसके लिए फिर या हाइफू है। लेकिन फिर भी अगर आप हाइड्रा या ये लेजर्स सैलून से कराते हैं तो उनके पास खड़े होके कोई डॉक्टर बताने वाला नहीं है। वो पार्लर की लड़कियों को कि तुम इसको इस तरह नहीं करना, इसकी अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो तुम इसको इस तरह नहीं कर सकती। वो तो सैलून की लड़कियां हैं, उनके पास एक सर्टेन डिग्री भी नहीं होती, यानी कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री है। बहुत सारी सैलून पे नहीं होती, स्किन हर स्किन एक जैसी नहीं होती, एज, हेल्थ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देखते हुए आपको ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना होता है। जी, वो उनको समझ नहीं होती। तो कम से कम टेक्नीशियंस की सरबराही डॉक्टर्स तो कर रहे होते हैं। सैलून पे जो सैलून ओनर्स है वो क्या लड़कियों को बताएंगी? वो तो डॉक्टर्स नहीं है। और सैलून्स में ये भी होता है कि बस एक्ने है, चलिए हाइड्रोफेशियल करा लें, कोई इशू नहीं है। जबकि आपको फिर किस तरह का क्या सीरम यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, वो कोई गाइड करने वाला नहीं है उनको। फिर ब्लीच लगा देते हैं, तो ब्लीच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन नाउ। सो हम जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो ये बोलते हैं कि नहीं आप बताएं कि इसमें हमें एक इंस्टेंट ग्लो आएगा, सो आई टेल देम कि देखें देयर इज़ नो ब्लीच इन्वॉल्व इन दैट, so there is no glow on your face, but the cleaning effects and everything, it will give you a क्योंकि आपके बाल गोल्डन हो जाएंगे तो ग्लो तो आएगा ही। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद वाट तो लगेगी, वो भी नुकसानदेह शॉर्टकट ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। So that is also cheating. तो फिर बोटॉक्स की कहानी जो है वो बाद में आएंगे उसकी चीटिंग पर। अब हम चलते हैं क्या दवाइयों की तरफ। दवाइयाँ डॉक्टर नाजिया ने ही दिया है। अच्छा, ये मैं फिर अगली चक्कर में आऊँगी आपके पास। नेक्स्ट दिखाएं किसी और एक्सपर्ट या सेलिब्रिटी का कार्ड। क्या अब कार्ड्स ढूंढने में तो तुम लोग मेरे प्रोग्राम को ड्रैग करोगे? चीनी की चीटिंग। That is my topic. Yes, it is. चीनी as we all know सबके लिए बुरी है, और चीनी से अब तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो ड्रग है, ये तो एडिक्शन है। सिंथेटिक जो शुगर है, जो प्रोसेस्ड शुगर है, that is व्हाइट वाली चीनी। Yes. जो बहुत सारे लोग चाय में 4 चम्मच भी डालते हैं। एक दफ़ा एक यूरोपियन कंट्री में थी और वहाँ पे मैं रही 1 महीना, और वहाँ पे जो चीनी मिलती थी वाइट शुगर, उस लैंग्वेज में उसके ऊपर लिखा होता था जहर। क्या? यस, इट वाज जहर इन देयर लैंग्वेज। और मैं अपने हस्बैंड को दिखा के इतना कि दिस इज़ लाइक सो ट्रू, इन देयर लैंग्वेज इट इज़ जहर, और हमारी लैंग्वेज में बिकॉज वी ऑल्सो कॉल इट वाइट पॉइजन। तो चीनी इज़ एक्सट्रीमली यू नो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है हमारे लिए। और जितना डायबिटीज़ कॉमन हो गया है, एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में है, 1 से ज़्यादा लोगों को है, हमारे पेरेंट्स को है। आपको पता है कल मैं एक रिसर्च पढ़ी थी और मैं चाहूँगी कि मैं ऑडियंस के साथ वो रिसर्च शेयर करूँ। चीनी जो है वो आपके सोचने समझने की सलाहियत को स्लो करती है, और अगर आप चीनी छोड़ना शुरू करते हैं और 2 हफ्ते तक आपने चीनी नहीं ली है तो 2 हफ्ते बाद आपको ये फील होगा
कि आपका दिमाग Clarity ज़्यादा आ जाती अच्छे है, से सोच रहा है, exactly. आपको बहुत सारी चीज़ों के हल और वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी जो 2 हफ्ते की चीनी छोड़ने के बाद बिल्कुल, because चीनी शुरू में जो ब्रेन फॉग होता है जी केमिकल इम्बैलेंस जो हमारे घर आते हैं 3 दिन एग्जैक्टली में। होता है, और जब आप इसको छोड़े होते हैं तो एक विड्रॉल इफेक्ट भी होता है हाँ। इसमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं छूट सकती। हाँ। तो ये जो छोटी मोटी जो चीटिंग जिससे हम कहते हैं कि बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उससे यही कि शुगर और आर्टिफिशियल शुगर जो हम ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, एक कप आइसक्रीम है या एक स्कूप है या थोड़ा सा मीठा है, कुछ नहीं होता। बट अगर ये हम ऐसी छोटी मोटी चीटिंग हम रेगुलरली करते रहें तो एक तो चीनी छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज आपकी बॉडी उसको एंटिसिपेट करती है कि मिलेगा, आर्टिफिशियल मिलेगा या शुगर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन चीनी बॉडी में आएगी, बिकॉज चीनी खा के जो आपका एक डोपामिन रिलीज होता है, यू फील गुड। तो इट्स अडिक्टिव एक्चुअली, ये एक किस्म का नशा है। तो ये ओवर द टाइम हमारे जो सेल्स हैं वो उनसे इंसुलिन की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कम से कम होती जाती है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 जो है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो 40s के बाद होती है लोगों को और बॉडी फैट की वजह से होती है, उसकी वजह से होती है। और पता नहीं ऐसा होता है जैसे मैं जब डाइट कर रही होती हूँ और जब एक कंसिस्टेंटली 1 महीना या 2 महीना इस तरह हो जाता, फिर चीनी खाने की क्रेविंग जैसे चीनी बुरी लगती है, है ना, क्योंकि जो चाय में चीनी नहीं लेता और उसको अपने गलती से अगर ऐसी चाय बना के दे दी है तो उसको उल्टी होने लगती है, फौरन पता चल जाता है कि हल्की सी भी अगर चीनी डाली है तो फौरन पता चल जाता है। एग्जैक्टली। तो बहुत बड़ा काम है चीनी छोड़ना और बहुत मुश्किल काम है चीनी छोड़ना, लेकिन आप छोड़ दें और कंसिस्टेंटली आपने नहीं लिए तो ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद। शुगर इज़ वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स जो सेल एजिंग जो होती है उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, और इवन जो हमारी चेहरे पे जो एजिंग के साइंस होते हैं उसके लिए भी शुगर अगर आप छोड़ देते हैं तो 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद यू स्टार्ट लुकिंग यंग, योर स्किन स्टार्ट्स अपीयरिंग वेरी हाइड्रेटेड एंड यंग, बिकॉज चीनी जो है वो सेल एजिंग कराती है। Exactly, I was coming to that point, और also the fact कि as you mature and you grow older, आपके joints में और हड्डियों में जो जगह जगह मस्कुलर पेन्स होती है ना, वो इन्फ्लेमेशन को भी इंक्रीज करती है। तो आप जितना चीनी को कट डाउन करते जाएं, ये सारी चीज़ें भी नीचे आ जाती हैं। आपको लाइक कोई जॉइंट्स में पेन हो रही है तो वो कट डाउन हो जाती है। सो ऑफ कोर्स स्टेइंग अवे फ्रॉम शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम विद वाइट सॉल्ट, आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी हार्मफुल। वाइट सॉल्ट है वैसे, या एडिक्टिव है, पर इट्स ओके बिकॉज इट्स अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, तो और बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। नहीं तो इजंट देयर अ डिफरेंस बिटवीन पिंक सॉल्ट एंड वाइट सॉल्ट? अगर पिंक सॉल्ट थोड़ा सा सोडियम का डिफरेंस है, लेकिन यू नो mgs में ओके, तो कोई खास पीपल सॉल्ट को स्प्रिंकल करके खाने के ऊपर से भी खा रहे हैं। एक्चुअली हर चीज़ मॉडरेशन में, हर चीज़। जैसे कुछ लोग होते हैं ना नमक कम खाते हैं, कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं। क्या कोई क्रेविंग, क्या कोई कमी होती है बॉडी में जो आपको नमक की लगता है कि यार हर खाने में आपको कम लग रहा होता है? जैसे होता है ना कुछ, जैसे मैं हूँ, मुझे थोड़ा नमक तेज चाहिए होता है। कुछ लोगों को तो क्या आपके अंदर कोई कमी होती है कि आपको खाने की आदत है तेज नमक? कुछ लोगों को तेज नमक, तेज मसाला, कभी कभार कुछ लोगों का जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है वो भी ज़रा सॉल्ट ज़्यादा की तरफ, लाइक जोहा है, उसको जब उसका बीपी लो हो रहा हो तो शी से आई एम क्रेविंग सॉल्ट ना, मुझे कोई सेवरी चीज़ चाहिए। तो ये होता है, और जैसे ही वो लेवल ठीक हो जाता है तो यू स्टॉप क्रेविंग। वही मैं पूछ रही थी। सो ओके, अब नेक्स्ट आपकी बारी है शायद। मोबाइल या टीवी से बहलाना, ये कॉमन प्रैक्टिस है और ये कहते हैं हम कि चीटिंग है। अच्छा चलो यार, बच्चा रो रहा है, वो ये लो पकड़ो मोबाइल, चाहे वो छोटा सा मोबाइल, छोटा सा बच्चा हो। लाइक आजकल छोटे बच्चे जो बोतल सही से नहीं पकड़ सकते, उनके हाथ में हम मोबाइल पकड़ा देते हैं कि चलो चुप। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें ये होता है कि जब बच्चे को आपने मोबाइल या टीवी में लगा दिया तो आपने उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी। अब उसके अंदर ये इंटाइटलमेंट या एक बिहेवियर आ जाता है कि मैंने अब बैठना है, कोई चीज़ होगी जो बैटरी ऑपरेटेड है वो मुझे एंटरटेन करेगी। सो अब उसकी जो क्रिएटिविटी थी वो ख़त्म हो गई। अगर हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, हमारे बचपन में क्या होता था, मोबाइल टीवी का भी एक टाइम होता था। तो हम क्या करते थे, जब बच्चे आपस में खेलते थे, कुशन से घर बना लिया
डॉक्टर पेशेंट बन गए, कुछ भी बन के आपने पूरी कहानियां खेल रहे थे और मतलब जो खेल सकते थे, क्योंकि हमें क्रिएट करना पड़ता था अपना गेम खुद से। ये बड़े सटल वे में हमारी क्रिएटिविटी को खुद एंटरटेनर्स होते थे। एग्जैक्टली हमें एंटरटेनमेंट के लिए खो खो खेलना है, पिट्टू बारी हम बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिमाग यूज कर रहे होते थे, और अगर दिमाग यूज नहीं करे तो बॉडी यूज कर रहे होते। और मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन में हमने कहा होगा अम्मी बोरियत हो रही है। एग्जैक्टली हम तो अपने घर खुद गुड़िया से खेल रहे हैं, गुड़िया के कपड़े सी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। बहुत छोटी सी चीज होती थी कि बच्चा जो है ना, वो अगर माँ काम कर रही है तो बच्चा किचन में प्लेटों से खेल रहा है, चम्मच से खेल रहा है, ग्लास से खेल रहा है। वो खुद से इमेजिन करता था, खुद से क्रिएट करता था। अब अगर आपने उसके हाथ में इवन बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ भी हो, मोबाइल भी हो, जितने भी गैजेट्स हैं, अगर आपने उसके हाथ में दे दिया है तो आपने उसके साथ दो ज़्यादती की। एक तो आपने उसकी क्रिएटिविटी बिल्कुल दबा दी, अब वो खुद से तो सोचेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए कार्टून में क्या होता है, मैं पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आपको बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, आपने बच्चे को इंगेज करना है, आपने उसको कुछ ना कुछ इनपुट देना ही है, तो रादर देन कि आप व्हील्स ऑन द बस उसके सामने लगा के रख दें। देखिए सामने लगा के रखा, उससे क्या हुआ कि बच्चे की इमेजिनेशन में वो एक ही बस आई है। आप फ़ोन पर लगाएं या टीवी पर लगाएं और आप उसकी स्क्रीन ऑफ कर दें। आपने फ़ोन पे लगाया, उसको फ्रिज के ऊपर रख दें। अब बच्चा वो सुन तो रहा है लेकिन वो देख नहीं रहा। तो जब वो सुन रहा है तो वो अपने दिमाग में खुद से बसेस इमेजिन करेगा, मल्टी कलर्स इमेजिन करेगा, स्कूल बस इमेजिन करेगा, उसकी क्रिएटिविटी समहाउ काम करेगी। मोबाइल या टीवी दिखाना इट्स अ गुड शॉर्टकट आजकल के दौर के अंदर, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ। जो मैं आपकी बात से समझी, आपने का बजाय दिखाने के उसको कहीं ऐसी जगह रख दो कि सिर्फ आवाज आए। अगर बहुत ही मतलब आपको लग रहा है कि जी मैं बिल्कुल इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, तो आप किसी ऐसी जगह उसको रख दें जहाँ से बच्चा सुनता रहे लेकिन उसको नज़र ना आए, तो उससे फिर भी उसकी क्रिएटिविटी चलेगी। आप खुद सोचें ना, आप बस का ख्याल जब हमारे जहन में आता है तो उस बस के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत मुख्तलिफ तरह की बस आती हैं। आजकल के बच्चे जब व्हील्स ऑन द बस देखते हैं तो सिर्फ येलो कलर की स्कूल बस ही देख रहे हैं। लिमिटेड नहीं होगा वो ऑप्शन। फिर जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो अभी इवन वर्चुअल ऑटिज़म की टर्म बहुत कॉमन हो गई है, बहुत सारे स्पीच डिले के बच्चे आ रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब वो रियल लाइफ कम्युनिकेशन नहीं होता। बहुत दफ़ा पेरेंट्स कहते हैं बच्चा 6, 8, 10 महीने तक बिल्कुल नॉर्मल था, उसके बाद से आपको लगा कि नहीं यार ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये बाकी बच्चों के साथ खेल नहीं रहा। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जब उसके हाथ में गैजेट्स आ जाता है वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है। और मोबाइल में इवन मैं और निदा अगर हम अपनी भी बात करें तो मोबाइल बहुत प्रिडिक्टेबल डिवाइस है। आपको पता है आप ये चीज़ टैप करेंगे ये रिस्पॉन्स आएगा। अगर मोबाइल थोड़ा सा भी स्लो होता है तो हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। सेम गोज़ फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों को भी होता है कि टैप करो और फ़ौरन से रिस्पॉन्स आना चाहिए। ह्यूमन बीइंग ऐसे नहीं होते। जब वो किसी से कम्युनिकेट करते हैं वो रिस्पॉन्स करने में टाइम लेता है। एट टाइम्स वो रिस्पॉन्स हमारी मर्ज़ी का नहीं होता। बच्चा प्रेफर करता है कि वो गैजेट से कम्युनिकेट करे और रियल लाइफ कम्युनिकेशन उसका ठहरता चला जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे हैं जिनका मोबाइल के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जब उन्हीं बच्चों का आप रियल लाइफ में मिलते हैं तो बहुत देर तक आप सोचते रहते हैं कि क्या वो यही बच्चा होगा जिसने ये मैसेज लिखा होगा, क्या वो यही बच्चा होगा जिसने ये बुक या कमेंट लिखा होगा। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि उनके अंदर टैलेंट है, क्रिएटिविटी भी है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मैं और आप गैजेट्स की वजह से दबा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सब मदर्स को कहती हूँ कि आई नो हमारे यहाँ ख़वातीन के ऊपर बहुत वर्कलोड होता है, घर देखना, वर्किंग वूमेन है तो उसको बाहर देखना, सारा कुछ है। बट अगेन आप मोबाइल से दोस्ती ना कराएं बच्चे की, आप उसको बर्तन दे दें। एक ब्रेक के बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अरे मुझे क्या बोलना था? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आज हम चीटिंग पे बात कर रहे हैं और ये चीटिंग लास्ट आप क्या कह रही थी, किस बारे में? मोबाइल्स की यूज़ पे बात हो रही थी, तो मैं इसी से कनेक्ट करूँगी कि टीचिंग हैज़ बिकम सच अ चैलेंज फॉर टीचर्स नाउ बिकॉज बच्चों के तो अटेंशन स्पैन्स बिल्कुल ना होने बराबर रह गए हैं। तो आप सोचें कि जिनको इतने रैपिड मूवमेंट की आदत, आई बॉल आपका ट्रेन हो जाता है टू कैच रैपिड इमेजेस, उन बच्चों को फिर आप स्टैटिक टेक्स्ट कैसे पढ़ा सकते हैं किताब? उनका इंटरेस्ट नहीं बनता। टीचर की बात वो 5 सेकंड से ऊपर सुन नहीं सकते हैं। तो आप खुद सोचें कि टीचिंग हैज़ बिकम सच अ चैलेंज दीज डेज। और एक और जो डाउन साइड है मोबाइल देने की, दैट इज़ द चिल्ड्रन वॉचिंग एनीथिंग ऑन द मोबाइल, वो बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना कि बस वो देख रहे हैं
इंटरेक्शन नहीं है ना, वो बस पैसिव व्यूअर्स हैं, वो बैठे में और देख रहे हैं। जैसे जब आप लोग जैसे जब टीचर्स पढ़ा रहे होते थे तो हमेशा वो इंटरेक्शन रखते थे। अच्छा बताओ क्या बोला मैंने, अच्छा उसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो एक क्वेश्चन आंसर्स एक सेशन होता था, एक इंटरेक्शन होती थी जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है, थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है कि आपने टीचर को जवाब देना है, आपका कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स हमेशा खड़े होकर हाथ में हाथ उठा के टीचर से बात कर रहे होते थे। आज ये लैक करी है चीज़ बुरी तरह से लैक कर आपको सिर्फ नजर आ रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे, मतलब आपके कुछ आउटपुट नहीं है, हाँ। कुछ आपके अंदर जो भी चल रहा है वो निकल नहीं रहा, यू आर जस्ट कंज्यूमिंग। बट यहाँ पे जैसे उन्होंने टीचर की बात की, मी बीइंग अ फॉर्मर टीचर, तो मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहाँ बुक्स नहीं होती थी, वहाँ सिर्फ डिजिटल होता था, वेबसाइट्स होती थी, हम वीडियोस दिखाते थे, लेकिन बच्चों की लर्निंग इस तरह होती थी कि वो एब्जॉर्ब तो करते थे, दे कंज्यूम, लेकिन उनका आउटपुट निकालने के लिए वो एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, प्रेजेंटेशंस करवाई जाती थी। कौन सा सिस्टम है जिसको आप इंटरनेशनल बैकलरेट IB सिस्टम में मैं पढ़ाती थी, तो वहाँ पे बुक्स नहीं होती। अच्छा तो वो सिर्फ जो है आप रेफरेंस देते हैं, वीडियोज़ एंड ऑल दैट। तो बुक्स का ये होता है कि हाँ ठीक है, अब जैसे मी बीइंग एन एवेंट रीडर, बचपन से ही मैं जो कोई बुक पढ़ी हुई और अगर उसकी मैं मूवी देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये तो मेरे इमेजिनेशन में था ही नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस हैरी पॉटर मैंने पढ़ी थी, मैं आई वॉज अ पॉटर हेड, जब मूवी आई नहीं ये तो ऐसा था दिमाग में, ऐसा था, एटलीस्ट मेरी इमेजिनेशन में वो चीज़ थी। आजकल के बच्चे अगर डायरेक्ट आप मूवी दिखा देंगे तो वो इमेजिनेशन क्रिएट करने का उनके पास टाइम ही नहीं है, तो दैट्स अ शॉर्टकट। तो ऑब्वियसली वो जैसे इन्होंने बात की कि क्रिएटिविटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है क्योंकि आपको सिर्फ ऑडियो वीडियो मिल रहा है, तो आपके इमेजिनेशन के लिए टाइम ही नहीं है आजकल बच्चों के पास क्या बड़ों के पास भी नहीं है, बड़ों के पास भी नहीं है। और एक और चीज़ है द सेंसरी ओवरलोड, इतना ज़्यादा इनपुट है, द साउंड, द इमेजेस एंड you know lots of things happening at the same time, आपकी रैपिडली स्क्रीन सारा टाइम प्रोसेस कर रही होती है कि आप थक जाते हैं, आप ये लेथार्जी और जो बोरिंग फीलिंग आती है ना बच्चों को, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं टायर्ड, आई एम टायर्ड, ये that's because of the sensory overload as well, so that's a big hazard. ओए होए। हाँ भाई नेक्स्ट इन लोगों के पास आए ना आप। अच्छा ये लोग जनरल बताएं। अच्छा आप मुझे बताएं ना आपकी चीटिंग्स के बारे में बताएं कि ज़िंदगी में क्या क्या चीटिंग्स की और उसके बाद में नुकसान हुआ। मोबाइल साइलेंट कर दें सब लोग, अभी से ही सारे पेशेंट्स आपको मैसेज करना शुरू हो जाएंगे, अभी मोबाइल साइलेंट। अच्छा मुझे जो चीटिंग लगती है अपने लिए, जो मुझे जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो था, मैंने एक दफ़ा 40 डे चैलेंज जो बूट कैंप नहीं होता, मैंने वो कर लिया था और उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। आई थॉट 40 डे चैलेंज करूँगी और उसके बाद मैं जो है वो हाँ फिर वो ना लॉन्ग टर्म चलना है भाई। अच्छा बूट कैंप ये होता है जो आपने अक्सर इश्तिहार देखे होंगे कि आप इतना वजन कम करें, 40 दिन के अंदर बहुत सारे लोग अंडर वन रूफ एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। ट्रेनर शायद एक होता है, ट्रेनर एक नहीं ज़्यादा भी होते हैं, एक दो होते होंगे, लेकिन वो सबको एक ही जैसी एक्सरसाइज कराते हैं। यस चाहे आपके घुटने में प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, सब स्पीड में एक जैसी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और 40 दिन बाद जो आपकी वजन कम होता है, बहुत होता है, लेकिन उसके बाद बढ़ता डबल है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। वो मैंने छोड़ा, मेरे मियाँ के तो घुटने रह गए थे, मेरे भी इसी तरह के चैलेंज, शॉर्टकट, बेसिकली आप इसको शॉर्टकट कह सकते हैं क्योंकि वो आपको लाइफस्टाइल बनाना है अपना। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको अपने वेट मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस करती रहनी है, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने जब जिम शुरू किया रेगुलरली, जो अब अगर मैं ना करूं तो मेरी जिस्म को आदत हो गई है। तो अब जब मैंने जिम शुरू किया था तो उन्होंने मेरी इंटेंसिटी अपनी जो है वो वर्कआउट की मेरी बॉडी के लिहाज से डिज़ाइन की थी। अगर मैं बूट कैंप करती तो जो सारे लोग कर रहे थे, मेरी बॉडी टाइप कैसे भी होती, मेरे पास कितनी भी स्ट्रेंथ होती, मुझे सब कुछ वही करना पड़ता कोप करने के लिए सबके साथ। तो जब अगर मैं अकेले मैंने शुरू की तो मैंने अपनी इंटेंसिटी अपने हिसाब से आहिस्ता 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 करके मैं एक टारगेट तक पहुंची हूँ। तो बूट कैंप ये नुकसान पहुंचाते हैं जो मैंने जो चीटिंग हुई एक्सपीरियंस किया यार। जल्दी के चक्कर में कि थोड़े दिन का है और करके जल्दी हो जाएगी, पर नहीं। लेकिन निदा जब हम शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी, मुझे लगता है कि अवामी रवैया ही ये है,
हमारा अमूमी रवैया ये है कि हमें हर जगह पर शॉर्टकट चाहिए होता है। हाँ। बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों से मिलते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना है, वेट कम करना है, स्किन बेहतर करनी है, कुछ भी करना है, आपसे एक्सपर्ट से भी अगर आके पूछते हैं तो वो कहते हैं जल्दी से कुछ बता दें हमारा कि जल्दी से कुछ हो जाए। हमारे मिजाज में ये चीज़ आ गई है। मिजाज एक्चुअली ये है, आई डोंट नो व्हाई वी वांट क्विक रिवॉर्ड। हाँ, फौरन से हमें रिवॉर्ड मिल जाए, फौरन से हमें रिजल्ट्स मिल जाए, और वेट नहीं करना। एफर्टलेस तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना तो बस डॉक्टर साहब कितने दिन में ठीक हो जाऊंगी? एक सिटिंग में मैं मुझे नया कर दें। यस, एक सिटिंग में हम सब कर दें। जैसे शादी होने वाली है तो 10 दिन पहले अब आप कुछ ऐसा बता दें कि बिल्कुल स्किन चेंज हो जाए, मैं हालांकि गोरी वो हो जाऊं। डिजास्टर हो जाता है। एक 10 दिन में क्या गोरे हो तो जाओ। ये चीज़ शायद हमारे ना रवैया मिजाज का हिस्सा बन गया। फिर होता है कि आप आफ्टर 30 या 40 जाके रियलाइज़ करते हैं कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है, फिर आप अपने आप को सही करने लग जाते हैं, तो वो वैसे ही आपकी लाइफ का बहुत कम टाइम रह जाता है जिसमें आप बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, पेशेंस नहीं होता आजकल लोगों में। मैं एक जानती हूँ पर्सनली किसी को कि वो उनको मैदे का मसला है, डाइजेशन का इशू है। इतने डॉक्टर्स चेंज कर चुकी हैं, वो बस चाहती हैं कि वो डॉक्टर के पास जाएं और 2 डोज में उनकी तबीयत सेट हो जाए। और 1 हफ्ता अगर वो मेडिसिन लेंगी उसके बाद बोलेंगी नहीं डॉक्टर ही सही नहीं है। अरे कम से कम 3 महीने तो मैं आपको। पेशेंट को पता है क्या बोलती हूँ, डोंट डू डॉक्टर शॉपिंग, यू डूइंग डॉक्टर शॉपिंग। वो इतना बड़ा फाइल लेकर आती है, सही वर्ड, एंड दे आर सेइंग मैंने इसको भी दिखा दिया, मैंने इसको भी दिखा दिया, मैंने इसको भी दिखा दिया, डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हुई। आपने दवाई कितनी ली? नहीं मैंने 10 दिन ली, फिर मैंने छोड़ दी, उसमें तो फर्क नहीं पड़ा। 10 दिन नहीं लेनी, 3 महीने लेनी है। Exactly. You need patience for that. हमारे लोग But ऐसे वो लेते हैं कि 10 दिन सुबह नहीं, खाई 10 थी। दिन के बाद दूसरा डॉक्टर, फिर 10 दिन के बाद दूसरा डॉक्टर। तो मैंने कही तो आप डॉक्टर शॉपिंग कर रही हैं। मैंने कहा जस्ट डिसाइड वन डॉक्टर, स्टिक टू दैट डॉक्टर, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं अच्छी लगूं, कोई और अच्छा लगे, लेकिन आप प्लीज उसके ऊपर स्टिक रहे। आपने जिंदगी में क्या चीटिंग? मैं वैसे चीटिंग वाले रोल्स नहीं करती, आई एम सच अ फेलियर इन चीटिंग्स। मैं हमेशा लॉन्गर रूट ही लेती हूँ, सिवाय 1-2 ही चीटिंग्स के नाकाम कोशिशों के। वो स्टडीज़ के हवाले से उर्दू का काफ़ी लिटरेचर का पेपर था और वो उसमें हमने बस कोशिश की थी, वो भी फेलियर ही था। लेकिन ओवरऑल मैं आप बताऊंगी जो स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रेफर करते हैं, फार्मूलाज लिख के ले जाते हैं बाजू शाजू पे, बूटियाँ छुट्टियाँ बना के। द थिंग इज़ क्लासरूम्स में बहुत ज़्यादा बच्चे ये रिलाई करें, यार तू ये मुझे ये वाला सिग्नल पासिंग भी एक होता है कि यू नो मल्टीपल चॉइस में कुछ ना कुछ अपने कोड्स रख लेते हैं कि तुम छींक मारोगे तो ए है, तो फलाना करोगे तो बी है, सी है, डी है, या टेबल पे टैप करें, पेंसिल गिराओगे तो। आप रियलाइज करिए आप आइडिया दे रही हैं अभी बच्चे को। मैं नहीं आइडिया दे रही हूँ, बच्चों के पास इससे ज़्यादा लेटेस्ट आइडियाज हैं। We have done this. अब बच्चों को ये वाले आइडियाज नहीं जी चाहिए। जी। तो बात यह है कि हमारा अल्टीमेट गोल इज़ नॉट कि हमारे ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल इज़ लर्निंग। तो वो तो आपकी फिर नहीं हुई ना, आपने ले लिया ए ग्रेड ले लिया, आपने 80% मार्क्स ले लिए, 90 ले लिए। अच्छा, अगर मैं आपके है ही नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो हमारी पढ़ाई के कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जिसमें आपको रट्टा मारना पड़ता है और आप ये सोचते हैं कि रट्टा मार के हमारी जिंदगी में क्या काम आए, कुछ भी नहीं आता काम आपके, बिकॉज फिर उस वक्त दिल चाहता है चीटिंग करने। लेकिन देखिए इवन चीटिंग एक और चीज़ आ जाती है, और रट्टा जो रोट लर्निंग जो है वो एक आपका टेम्पररी फोल्डर ही दिमाग में बनता है, जिसको दिमाग को भी पता है कि ये अभी मैंने रिटेन करना है एज लॉन्ग एज मैं एग्जामिनेशन रूम तक पहुंच जाऊँ। द मोमेंट यू आर डन, 5 साल बाद आपको कोई उससे रिलेटेड कोई सवाल आप किसी बच्चे से पूछ के देखिए ब्लैंक होगा, क्योंकि वो लर्निंग तो हुई नहीं है, वो उसने अपने अंदर तो प्रोसेस ही नहीं किया इन्फॉर्मेशन को, तो वो बेकार है। और ये भी बच्चे करते हैं कि एट टाइम्स असाइनमेंट आपको मिली है, आप दे दूसरों से, किसी और से करा रहे हैं, यार मेरी भी असाइनमेंट कर दो ना। कौन वो होगा, मुझे लगता है जो मुझे देखने वाले हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिकल जो पूरा जर्नल होता था बायोलॉजी बायो का या केमिस्ट्री का, जिसमें हमें वाइवा देना होता था और वो पूरे 25 नंबर होते थे उसके, वो तो ज़्यादातर किसी और से ही बनाए, डायग्राम्स बना दो, अच्छा तुम बना के दे दो फलाना। अभी भी है लोग रिसर्च पेपर्स लिख के दे देते हैं, आप उनको पे करो, वो बने बनाए रिसर्च पेपर्स आपको दे देते हैं, आपकी असाइनमेंट्स करके दे देते हैं, दे जस्ट चार्ज पब्लिश कर रहे हैं, तो वो चार्ज कर लेते हैं। तो मतलब आप ये कर रहे हैं शॉर्टकट्स किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट लाइन में आप ये कर लें,
लेकिन अल्टीमेटली क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, वो लर्निंग तो हुई ही नहीं है, वो तो एक बस एक फसाद था, है ना, वो तो फसाद था झूठा। वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा। यू हैवंट रियली लर्नड एनीथिंग, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते रियल लाइफ। एग्जैक्टली, तो टाइम वेस्टेज। बहुत बड़ा हाथ। ओके, जो नेक्स्ट उस पे चलते हैं। हाँ भाई, ये क्या है, दवाइयाँ? दवाइयों की तो ये स्किप कर रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, क्या है फिर, आगे बढ़ो। बेसिकली अच्छा ओके, दवाइयाँ हम स्किप कर, मैं सॉरी, मैं सोच रही थी कि दवाइयाँ पहले हो गई है कि नहीं। हम दवाइयाँ, जैसे अगर आप लोगों ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करके दी हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हों, और हम कहें अच्छा चलो खा ली ना सुबह, चलो छोड़ो रात की, रह गई। हम लोग अक्सर ऐसे करते, डिसिप्लिन नहीं होते दवाइयाँ लेने में। तो वो जो चीटिंग है स्किप करने वाली, उससे क्या हो सकता है, ये सब मुझे आप अलग अलग अपनी फील्ड्स के हवाले से देखो, अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो ऑटोमेटिकली जो डिजीज़ है वो सही नहीं होगी। पेशेंट तो उसी तरह आता है ना कि 14 डेज़ के बाद अगर हम बुला रहे हैं, 20 डेज़ के बाद हम पेशेंट को बुला रहे हैं, मे भी समझ लो आप फंगस हो रहा है, उसको स्किन का फंगस हो रहा है, और हम उसको बोलते हैं कि जी 3 वीक्स तक आपको ये मेडिसिन लेनी है रेगुलर बेसिस पे। एंड द पेशेंट कम्स टू आस आफ्टर 3 वीक, नहीं वो मैंने 1 दिन खाई थी, फिर 2 दिन नहीं खाई, वो मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने नहीं खाई, फिर मैंने वापस ले ली, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ डॉक्टर साहबा। तो ऑब्वियसली दिस इज़ द साइड इफेक्ट, द पेशेंट इज़ नॉट गेटिंग बेटर। सो वो फिर आपको दोबारा से उनको काउंसल एंड एडवाइस एंड वो सब करना पड़ता है। ये तो होगी स्किन, और उसकी बात अगर आप बॉडी के हवाले से अगर हम बात करें, देखिए मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करती, लेकिन जब साइकेट्रिस्ट करता है, हमारे यहाँ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो लोग स्किप कर देते हैं और एक सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो बताता है जी मैं इतने अरसे से नींद की दवाई खा रहा हूँ, किसी ने बताया था नहीं, खुद से खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खाऊंगा तो इससे मुझे नींद आ जाएगी, मुझे लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो मैं एंटी नार्कोटिक्स या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहा हूँ। तो एक तो आपने स्किप करना गलत है। ऑफ कोर्स आपको अगर डॉक्टर ने बताई है दवाई तो आपने वो एक सर्टेन टाइम तक उसी तरह से खानी जैसे डॉक्टर कह रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने सेल्फ मेडिकेशंस पर नहीं जाना। सो ये भी मैंने बड़ा कॉमनली देखा है, किसी भी लिहाज से अगर हो, आपके घर में कोई और मेडिसिन खा रहा था तो लोग खाना शुरू कर देते हैं। स्पेसिफिकली जब भी हम साइकेट्रिक मेडिसिन की बात करते हैं तो उनके एक सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन से ही इस्तेमाल की जाए। हमारे यहाँ निदा इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस भी होती हैं कि जिसमें जीपी प्रिस्क्राइब कर देता है, आप जनरल फिजिशियन के पास गए, वो कहते हैं नहीं मुझे लग रहा है कि आपको ना ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप ये दवाई थोड़े दिन खा लें। सो उन दवाइयों के अंदर ये चीज़ हो सकती है कि वो हाईली एडिक्टिव भी होती हैं, हाईली डिपेंडेंट भी होती हैं। आप खाना शुरू कर दें, आपकी उसके ऊपर डिपेंडेंसी बिल्ड होती है। जब आप उसको साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है तो वो मेक श्योर करता है कि वो दवाई आपको फ़ायदा ही पहुँचाए, नुकसान ना पहुँचाए। तो दवाई स्किप करना जितना गलत और है, साइकेट्रिस्ट अपने हिसाब से टाइमिंग Exactly, देकर dosage के चेंज भी हिसाब करता से, है हाँ। डोज, कि अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अब मैंने आपको किस अपनी चीज़- ज़िंदगी में ऐसे मरीज़ देखे हैं जो 5-5 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं और वो दोबारा साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गए। वो खुद ही से दवाइयों की तादाद बढ़ा देते हैं कि हाँ मैंने 1 से शुरू की थी तो अब मैं 2 खा लेता हूँ या मैं 1.5 खा लेता हूँ। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। जितना नुकसानदेह मेडिसिन स्किप करना है उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह जो है वो सेल्फ मैंने मेडिकेशन अपने माँ बाप की ज़िंदगी में देखा है, दोनों डायबिटिक पेशेंट, और 1-1 साल तक डॉक्टर्स को नहीं दिखा रहे, खुद ही कर रहे हैं, हम ये ले लें, हम इतना ले लेते हैं, हम इतनी इंसुलिन लगा लेते हैं। उसके बाद जब वो इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचे हैं तब पता चलता है। हमने उनसे कहा कि क्या मतलब ये क्यों ले रहे थे आप? डॉक्टर ने कहा आप इतनी इंसुलिन ले रहे हैं, आपकी किसी कभी शुगर लो की वजह से अस्पताल पहुंचे, कभी शुगर हाई की वजह से पहुंचे। तो वहाँ पता चलता है कि आपने 1 साल तक डॉक्टर से कंसर्न नहीं किया, सही बात। तो डॉक्टर आपको आपकी हालत देख के बताएगा ना कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अब आपको इन दवाइयों की जरूरत है, तो वो तो आपके दिल पर, आपकी किडनी पे, हर जगह असर कर रहा है। अब जैसे मैं मासूमाना हरकत करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हम जो खुद ही ले लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है जो डेवलप हो अगर डॉक्टर ने आपको कहा कि आपने 5 डेज लेनी है, 3 डेज खाइए, बेहतर होगा, छोड़ दी। 5 डेज कंप्लीट नहीं की, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और बैक्टीरियल म्यूटेशन जो हो ऑगमेंटन रही तो है, ऐसे लोग लेते हैं जिसे कोई मसला ही नहीं। जी अच्छा मुझे जरा एंटीबायोटिक का इस तरह सर्कल डिस्टर्ब करने का नुकसान बताइए। नुकसान निदा इसका ये है कि बैक्टीरिया जो हमें इन्फ्लेमेशन कराता है, इन्फेक्शंस कराता है, वो हर गुजरते दिन के साथ उसमें म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशंस हो रही हैं और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो रहा है, मतलब एंटीबायोटिक्स उस पर अब काम नहीं कर रही हैं।
तो जब हम ये करते हैं कि 5 दिन का कोर्स हमने 2 दिन में या 3 दिन में छोड़ दिया, 8 दिन का कोर्स हमने 5 दिन में छोड़ दिया, तो उससे ये होता है कि बैक्टीरिया बिकम स्ट्रॉन्गर, कमज़ोर होने और की बजाय नेक्स्ट और टाइम strong हो एक जाए। ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया में जैसे अगर अभी 6 या 7 क्लासिफिकेशंस हैं एंटीबायोटिक्स की, एक ऐसा वक्त आने वाला है कि कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। फिर स्टीरॉइड्स पे जाना बैक्टीरिया पड़ता है। इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि वो एंटीबायोटिक उस पर काम करेगी ही नहीं। अच्छा आप ये देखिए जनरली बाहर ये होता मुल्कों है में कि जैसे ही बुखार उतरता है लोग कहते हैं अब मैं ठीक अब हूँ, मैं ठीक हूँ, अब वो मुझे दे डोंट antibiotic की रियलाइज ज़रूरत कि नहीं है। अभी तो मेडिसिन ने सिर्फ ग्रिप किया है, अभी उसको कम्प्लीटली हील होने के लिए बॉडी को अपनी नॉर्मल वेलबींग में आने के लिए 3 दिन और जो डॉक्टर ने आपको कहा पता है है 5 दिन 8 ये दिन। एंटीबायोटिक की कहानी ये इतनी आम है कि मैं ज़िंदगी में इतनी दफ़ा कर चुकी हूँ, जब तक मुझे ये ख़तरा और डेंजर पता नहीं था कि ये होता है। तो मैं क्या कर, मेरे दाने निकलते थे एंटीबायोटिक खाने से। मैंने कहा ओ 2 दिन खा लिए, अच्छा मैं सही तो हो गई हूँ, अब मैं और खाऊंगी तो मुझे और ड्राइनेस फील होगी और मेरे दाने निकलेंगे, तो छोड़ देती हूँ। और उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि ये कोर्स जो है उसको पूरा करना होता हाँ, है। और वायरल पे तो मैं अवॉइड ही करती हूँ एंटीबायोटिक, जो कि हम पहले बहुत आम तौर पे वायरल आया हुआ है, फैला हुआ है, एंटीबायोटिक खा लेते थे। अब तो मैं कहती हूँ नहीं, बेयर करूँगी मैं। अब आप ये antibiotic देखें नहीं कि बाहर मुल्कों में, अमेरिका में, इंग्लैंड वगैरह में, they don't prescribe you antibiotics। ऐसे चलते फिरते कोई भी आपको नहीं No देगा। way। This is the I see practice here। parents asking Yes। for antibiotics, especially अपने बच्चों के लिए डॉक्टर से लिखवा के आते हैं यहाँ आप एंटीबायोटिक आप दे दे दें। दें। हम बाहर घूमने जाते हैं, आपको पता है वेकेशन पे, तो मेरी शॉपिंग जो ले जाने वाली है उसमें एंटीबायोटिक पाकिस्तानी Exactly। वो होती हैं, क्योंकि वहाँ कोई बीमार हो गया तो मैं दर की ठोकरें खाऊंगी, तो वहाँ मुझे कोई नहीं मिलेगी देगा दवाई। नहीं और आपको। एक They और won't prescribe you। अभी जो आपने So that is a good thing even। Yes, साइकियाट्री के हवाले से जो मेडिसिन लेट्स से मूड अपलिफ्टर या कोई डिप्रेशन में है, कोई मसला है, बिल्कुल आपने लेनी शुरू कर दी, उसका भी एक तरीका होता है हाउ यू एक्सेलरेट या हाउ यू एस्केलेट द इम्पैक्ट ऑफ द मेडिसिन। इसी तरह उसको वीन ऑफ करने का भी एक मेथड होता है। यू कांट सडनली एक दिन डिसाइड आज अच्छा feel हो रहा करेंगे है। अच्छा मैं ठीक हूँ, अब कल से मैं नहीं Yes, खा रही, तो exactly। ये नहीं हो सकता। सो हर चीज़ का एक मेथड होता है और उसी के लिए कोई स्पेशलिस्ट बैठा अच्छा, होता है। स्किपिंग मील्स, Yes। स्किपिंग मील्स, ओह माय गॉड, That's a very We common all are practice। guilty। Yes। और हमें ये लगता है मील स्किप कर लिया, कोई नहीं, कोई बात नहीं, और हमारी कैलोरीज ही कम होंगी ना, कोई अच्छी बात है और ये छोटी सी बात है। बट स्किपिंग मील्स इन द लॉन्ग रन आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है, और जब आपने एक मील्स, जैसे मैंने लंच नहीं किया है, ऑटोमेटिकली नेचुरली मैं डिनर में मुझे ज़्यादा भूख होगी एंड आई एंड अप ओवर ईट। तो स्किपिंग मील्स मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लेट नाश्ता करते हैं, तो हम लंच नहीं करेंगे, लेकिन वो चाय के साथ फिर वो एक प्लेट भर के कोई ना कोई जंक फूड या स्नैक, कोई स्पेशली इंतजार होता है, उफ उसकी शादी पे खाना अच्छा होगा, छोड़ दो पूरा दिन नहीं कुछ खा। अब उसके लिए आपको जो है खाली पेट चाहिए, तो पूरा दिन बहुत कुछ लोग- नहीं खाया और डिनर पे जाना है भाई, तो बुफे है और वहाँ वहीं पे खाया पूरा ही नहीं गया। मतलब उस तरह नहीं खाया गया, क्योंकि एक तो वहाँ पे वो मैंने प्रॉन्स बहुत खा लिए, फ्राइड प्रॉन्स, और वो अलगम बलगम खा के जो है ना वो पेट अपना भर लिया। लेकिन वो हेल्दी डाइट पूरा दिन सोचें, इतने घंटे भूखे रह के सिर्फ इस लालच में डांट पड़े, ब्रांडिंग कर दी इन्होंने फजूल की मुफ्त की। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, आज हम बात करें छोटी छोटी चीटिंग्स की, जो हम लोग कर तो लेते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसके नुकसान थोड़े से बड़े होते हैं। तो अब है झूठे वादे। झूठे वादे का नुकसान भाई मैं बताती हूँ आपको। देखें, आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये मैंने ताहिरा से पूछना है। अच्छा, झूठे वादों का देखिए नुकसान ये होता है कि स्पेशली अगर हम बच्चों की टर्म्स में बात करें कि आप बच्चे को ना एक सीख दे रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि जब भी हम बच्चे से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वही टाइम होता है जब आप उसके साथ बैठ कर उसको कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन बच्चा आपसे 24/7 सीख रहा होता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो वो सीख रहा है वो आज ही जाहिर हो सकता है जो आज सीख रहा है वो 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आए। इसीलिए कहते हैं कि पर्सनैलिटी शुरू के 5 साल में बनती है, इंक्लूडिंग द प्रेगनेंसी टाइम, और वो फिर पूरी ज़िंदगी गाहे बगाहे सामने आती रहती है। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम बच्चे से ना फेक प्रोमिसेस कर देते हैं कि हाँ मैं ये दिला दूँगी, मैं ये कर दूँगी। मैंने अमूमन मदर्स को ये कहते सुना है, वो कहेंगी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो आप उसको ऐसी बातें कह रही हैं जो झूठ पर मबनी है, और आप ये सोचते हैं कि ठीक है यार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेज़रर सा झूठ है।
देखें, आपको बच्चे को रीजनिंग देनी है। हमें ऐसा लगता है बच्चा रीजनिंग समझता नहीं है, ये क्या समझेगा, इतना छोटा सा है, लेकिन आपने उसको रीजनिंग देनी है ताकि उसके जहन में ये बात समा जाए कि आप जो कह रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी बात है, वो आपका एतबार करने लगे। अगर बच्चा ये सीखेगा कि मेरे वालिदैन झूठ बोल सकते हैं, हमें ऐसा लगता है मसलियत है ना, बच्चे को मसलियत समझ में नहीं आती, तो वो भी सारी ज़िंदगी फिर यही चीज़ करेगा। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती है ना कि बाहर कोई आता है तो हम कहते हैं कि जी जाओ बोल दो अब्बू घर पे नहीं है। बच्चा फिर वो सारी ज़िंदगी वो भी यही करने लग जाता है, बजाय इसके कि वो चीज़ों को फेस करे, उनके ऊपर बात करे लॉजिक से, क्रिएटिविटी से, सोचने से, इमेजिनेशन से। वो क्या करता है, वो झूठ का सहारा लेना शुरू कर देता है। सो मैं और आप जिन चीज़ों को बहुत ही बेज़रर समझ रहे होते हैं, मुझे लगता है कि उनका एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है और वो करना ज़रूरी नहीं है। हमें टेक्टफुली चीज़ों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, नहीं आता तो सीखना चाहिए। आजकल तो जहाँ ये बात नुकसानदेह है वहाँ ये बात फ़ायदेमंद भी है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपके लिए बड़ा आसान है हेल्प लेना। सो कम्युनिकेशन का अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स के अंदर भी सिलेबस होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 30 साल 25 साल इस उम्र में जाके आपको अंदाज़ा होता है कि मेरे कम्युनिकेशन में क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या कुछ मुझे सीखना चाहिए। बट अच्छी बात है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उससे सीखें ज़रूर। और फेक प्रोमिसेस, झूठे वादे ना आपको किसी बच्चे से करने चाहिए ना किसी बड़े से करने चाहिए। मतलब इट्स अ बिग नो। और वो जो छोटे छोटे वादे हम जाने अनजाने में अपने बच्चों से कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी काफ़ी कुछ जो है वो रूइन। मैं हमेशा, और मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं सबसे कहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ कहें तो मेक श्योर करें कि आपको वो चीज़ याद रहे और आप उसके ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करें। अगर आप वो काम नहीं कर सकते, लेट्स से आपने उसको कहा कि मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाती हूँ और आप उस दिन नहीं दिला सके, तो एटलीस्ट एक्नॉलेज ज़रूर करें कि बेटा तुमसे मैंने आज ये प्रॉमिस किया था, मैं नहीं कर सका, मैं कल जब भी कर सकूँगी। एग्जैक्टली। उससे बच्चे का ना ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है। निदा, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखते हैं जिनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जो लोगों पे एतबार नहीं कर रहे होते, जिनके लिए बार बार चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि ये होगा या नहीं होगा, कहीं ये मुझसे गलत बयानी तो नहीं करा। सो बेसिकली जब हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो इसका सारा रूट कॉज आपको बचपन में मिलता है। सो आपकी बहुत छोटी सी गलती आपके बच्चे की शख्सियत को, उसके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बोटॉक्स, अब बोटॉक्स की बारी आ गई। बोटॉक्स पे क्या चीटिंग हो सकती है? देखिए, बोटॉक्स पे ये हो सकता है कि अगर आप गलत एस्थेटिशियन के पास चले गए तो उसने रॉन्ग प्रोसीजर कर दिया, उसको एनाटमी पता नहीं है, उसने मसल्स पता नहीं है, उसने कौन से मसल पे कितना यूनिट डालना है वो नहीं पता, तो वो उसने जो है उसने बर्बाद कर देना। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बोटॉक्स? आपके फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, आपके आईब्रोज लिफ्ट हो सकते हैं, कभी अगर टोसेस हो जाए तो आंख बंद हो सकती है, क्योंकि वो ये सारा मसल है ना, क्या एलिवेशन क्या बंद हो सकती है? मतलब जैसे अगर बोटॉक्स यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये जैसे ये हमें पता है कि हमें ये 2 पॉइंट्स पे लगाना है, हमें यहाँ नहीं लगाना, तो हम यहाँ नहीं लगाते, इट्स अ नो गो एरिया। एंड इफ़ द पर्सन डजंट नो द एनाटमी, या उसको मसल्स का पता ही नहीं कि कौन से एलिवेटर्स हैं कौन से डिप्रेसर्स हैं, तो उसने वहाँ लगा दिया तो ये आंख बंद हो जाएगी, क्योंकि ये बंद करने का मसल है। तो आप ऐसे हो जाएंगे? यस, ये आधी पाकिस्तान के आधी बंद हो जाएगी। सो ये चीटिंग नहीं करनी चाहिए कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप नॉर्मल हो रहा है, यस यहाँ सस्ता हो रहा है या डील्स लगी हुई हैं, तो यहाँ वो लोग जो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है या प्रॉपरली डॉक्टर्स नहीं है या टेक्नीशियंस हैं, उनसे आपने करा दिया एंड बस आप, तो वो एक बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है पेशेंट्स का, एंड दे कम टू अस। एंड जैसे अभी थोड़े अर्से पहले मेरे पास एक पेशेंट आई, उनका आईब्रो ऊपर हो गया था, वन साइड ऑफ द आईब्रो वाज अप, सो हमने फिर उसको करेक्ट कर दिया। इस तरह करेक्शन आपको करनी पड़ती है डॉक्टर। अच्छा, आप लोग डाइट करते हैं कभी? हाँ, कोशिश डाइट में चीटिंग होती है? चीटिंग ज़्यादा होती है। क्या चीज़ ऐसी है जो आपको चीटिंग करने पर मजबूर करती है? मीठा, बिकॉज आई एम अ स्वीट टूथ और मेरी वो कमज़ोरी है मीठा। और अच्छा, मीठे की भी क्रेविंग मुझे ऐसे नहीं थी कुछ मीठा खाना, वो स्पेसिफिक कि आज डोनट खाना है, आज कोई ये वाला केक खाना है, मतलब उस तरह की क्रेविंग्स होती है, तो वो उससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। और अगर फिर ये होता है कि अगर वो मैंने ऑर्डर कर लिया, घर पे आ गया, अगर इन केस मैंने एक पूरा केक ऑर्डर कर दिया और वो रखा हुआ है, एक दिन हमने सबने अवेलेबिलिटी है, अब वो फ्रिज में है और मुझे पता है कि वो घर में है, वो आपको तो पुकार रहा है वो आवाज़ें आ रही हैं फ्रिज का, जाके आप खोलोगे और तो फिर घर जा रही होती हूँ, रास्ते में होते मुझे पता है फ्रिज में वो चीज़ पड़ी है, तो मैं सारे रास्ते
सोचती रहती हूँ उसके बारे में, जाके खाना है, बांट दूंगी सब चीज़ें जो भी है, मैं सोचा हुआ है। आप करती हैं चीटिंग डाइट में? मैं एक और चीटिंग के बारे में बात करना चाहूँगी, और वो होती है कि जब आप अपनी एक पब्लिकली शेयर्ड इमेज पे चीटिंग करते हैं। जैसे फिल्टर्स लगा के आप रंग गोरा करके तस्वीर लगा लें, आप बॉडी ट्रिम करके लगा लें, इम्परफेक्शंस हाइड करके लगा लें, शॉर्टकट। अब आप रियल लाइफ में जब मिलते हैं तो फिर एक अजीब डिफरेंट, ये रिश्तों के लिए अक्सर ये तमाशे होते हैं। ओह यस, जो रिश्तों के लिए पिक्चर्स भेजी जाती हैं उसमें ये सारी मॉडिफाइड, मैंने सुना है, फिल्टर्स वाली तस्वीरें होती हैं। जब रियलिटी देखिए, अल्लाह ताला की तख्लीक को आप मतलब ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, खूबसूरत करना सबका दिल चाहता है। हाँ। लेकिन आप इस कदर ज़्यादा उसको मत चेंज कर लें कि रियल फेस आपको फिर बुरा लगे। तो ये अल्लाह ताला की नेमतों का कुफरान नेमत में ही आता है मेरे हिसाब से। तो आप एक हद तक कर, अब वो लोग इतना कर लेते हैं कि जब वो एक्चुअली लड़की को या लड़के को देखते हैं तो कहते हैं हाय अल्लाह, ये कैसा है, कैसी लड़की है। हाँ। तो वो ये चीज़ें, इस किस्म की चीटिंग का लॉन्ग टर्म नुकसान ये है कि बाद में जो मायूसी और आपको खुद से भी अपने एक्चुअल चेहरे से नफ़रत होने लगती है। विद मेकअप, विद हेयर डन एंड ऑल। मैं जब सेट पे नहीं होती, आई गो विदाउट मेकअप। मैं मार्केट वाकेट जाती हूँ, आई डोंट वेयर मेकअप। और तो स्क्रीन पे भी बगैर मेकअप के आई हैं। अब तो ड्रामाज जो बन रहे हैं उनमें भी बहुत वो वाली लुक, मेड अप लुक वाली चीज़ ही ख़त्म हो गई है। तो ये कि आपको ये चीज़ एक मतलब पब्लिकली भी एक एक्सेप्टेंस में आनी चाहिए। आपको बेयर फेस के साथ, नॉर्मल शक्ल के साथ पब्लिक में जाना चाहिए, ताकि लोगों में भी ये चीज़ जो होती है ना कि हर वक्त बने ठने रहो। लड़कियां शॉपिंग के लिए मेकअप करती हैं। आप जब जाते हैं स्टोर्स पे तो कपड़ों की वो नेक लाइन्स के ऊपर मेकअप की लाइंस होती हैं, एंड यू रियलाइज़ कि अच्छा किसी ने ट्राई किया है और मेकअप लगा दिया उसके ऊपर। इतना मेकअप लगाया हुआ होता है। क्यों? मतलब बच्चियां, मैंने देखा आजकल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाने के लिए मेकअप करके, हमारे ज़माने में वैज़लीन लगा लेते थे। मेरे दादा तो बहुत रंगीन शीशों में गए और ये साफ़ करो मुँह अपना। लेकिन हर ज़माने का ना अपना एक वो होता है तरीका। अब क्यों इतना बिगाड़ कर लिया यार? मगर ये जो बच्चियां मेकअप करती हैं ओवर मेकअप नहीं होता, वो नो मेकअप लुक होता है। लेकिन करना क्या ही ज़रूरी है, सनस्क्रीन लगा लें, बस खुश रहें। तैयार होना क्या बुरी बात है? मुझे लगता है अगर उसमें उनको खुशी मिल रही है, कोई हार्म नहीं है। कोई हार्म नहीं है, इंटरनलेस कोई हार्म नहीं है। जब हार्म नहीं है तो फिर क्यों हम? इसका हार्म मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक फ्रेम में और एक खूबसूरत फ्रेम में देखने के आदी हो जाते हैं। फिर जब आपको और आप एक और हार्म मैं आपको बताऊं, जब सारा टाइम आप मेकअप लगाए रखेंगे आपकी स्किन को ऑक्सीजन तो नहीं मिल रही, एम आई राइट? तो जब आप ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक, आप नेल एनामल देर तक लगाएं, आपके नाखून पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। दे टर्न येलो बिकॉज उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये बच्चियाँ बहुत अच्छी करी हैं जो हमने उस एज में हमने अपनी स्किन का ख्याल नहीं किया। बच्चों को पता है इम्पोर्टेंस स्किन की, या अपनी स्किन पे काम करी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मैं तो बड़ी इम्प्रेस होती हूँ इन बच्चियों से कि इनको सब पता है कि हमने क्या खाना है, क्या विटामिन लेना है। हमने विटामिन लिए बच्चे पैदा होने के बाद। आई एम सॉरी, आई डिसएग्री, आई टोटली डिसएग्री, बिकॉज ये जो बच्चियों को पता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा पता है। आई डिसएग्री बिकॉज ये पेप्टाइड्स और सेरेमाइड्स के बगैर हमारी माँ, हमारी दादियों ने ज़िंदगी गुजारी। यार उस वक्त इतनी पॉल्यूशन भी नहीं थी। पॉल्यूशन की बात ही नहीं है। आप और आज भी ऑर्गेनिक चीज़ों से अपने मसाइल हल करें ना। ज़रूरी है कि केमिकल से करें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि इसमें ये चीज़ ज़रूर है कि आपको ना एक मयाना रवि जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमारे ज़माने में ये था कि बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बिल्कुल ही कोई प्रैक्टिस नहीं थी। हम अभी भी जो बात कर रहे थे कि शादी से 15 साल पहले, 15 दिन पहले आप ये सोचना शुरू करते थे कि स्किन बेहतर हो जाए। शादी से 6 महीने पहले वज़न गिराना शुरू करते थे। अब वो बच्चों का लाइफस्टाइल है। लेकिन अगेन अभी भी जो लड़कियां, जैसे उन्होंने कहा कि जो बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, उससे देखिए सेल्फ स्टीम के इश्यूज़ भी आते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मेरे और आपके लिए या बहुत सारी ख़वातीन के लिए जो 30s में हैं, अर्ली 20s के, लेट 20s के अंदर है, उनके लिए एक सर्टेन गेटअप में एक सर्टेन तरीके से उठ के बाहर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल जब हम देख रहे हैं तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ही अपने बनाव सिंगार पे टाइम दे रहा है
तो ये चीज़ अगेन उसके लिए नुकसानदेह है। सो मयाना रवि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अभी के बच्चे ओवरडोज ले रहे हैं विटामिन की, सीरम्स की, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, तो वो अभी से इतना कुछ कर देंगे, क्योंकि मैंने देखा है यंग बच्चियां प्रोसीजर्स भी करा रही हैं, आपके पास आती होंगी। और आप बिलीव नहीं करो, मैं अभी ब्रेक में यही डिस्कस कर रही थी कि 20 साल की बच्ची आके बोलती है कि मैं रेटिनॉल यूज़ कर लूँ, मैं सिरम रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ। लाइक बेटा आपको ज़रूरत नहीं है, यू नॉट, इट इज़ एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट, डोंट नीड इट, यू नीड इट आफ्टर 30 और 35। बट कोलेजन खा लूँ मैं, बेटा कोलेजन तो बहुत है तुम्हारे पास, 20 साल की बच्ची के पास तो पूरा कोलेजन है, बट मैं कोलेजन खा लूँ, नहीं पहले से खा लेती हूँ, नहीं पहले से नहीं खाना, डिपॉजिट कर लो, अभी नहीं खाना आपको। उनके पास अवेयरनेस कुछ ज़रूरत कुछ ज़्यादा है, मैं यही तो कह रही हूँ, वो थोड़ा सही भी बोल रही है, ठीक है, लेकिन ओवरडू मत करें। जैसे आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना, और स्किन पीलिंग के पीछे हर कोई पागल हो, सोल्यूशन केमिकल स्किन पीलिंग घर पे कर रही हैं बच्चियां, तो वो स्किन इतनी पतली हो जाएगी कि वो ओवर सेंसिटिव हो जाएगी, और ओवर सेंसिटिविटी इज़ बैड, बिकॉज आपको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में घूमना है, आपको सन एक्सपोजर भी चाहिए, आप बाहर काम भी कर रहे हैं, आप चूल्हे के पास भी जाएंगे, तो स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, जब आप इतनी पीलिंग करेंगे वो रेडनेस हो जाएगी। इस पे एक चीज़ नहीं, वो समझने की ज़रूरत पिगमेंटेशन है, ये मलाजमा क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा अब, बिकॉज हमने स्किन पील कर करके इतनी थिन कर ली है कि एक तो ब्रूजिंग बड़ी आसानी से हो जाती है, बिकॉज कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, स्किन की लेयर्स बनाई हैं, तो एपिडर्मिस का अपना एक रोल है, आप उसको रगड़ रगड़ के इतना पतला कर देंगे। ये बात मसला कहाँ से बनती है, अगेन वही बात होगी कि बचपन में ना हमारे यहाँ एक बने हुए हैं फ्रेम्स बने हुए हैं कि प्यारी लड़की कौन है, जो गोरी है, जिसके बाल लंबे हैं, जो पतली है। सो हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि जैसे वो हैं उसके साथ मतलब अपेयरेंस आपकी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट है, आपकी शख्सियत, आपका बोलना, आपकी तालीम, आपकी तरबियत, की सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ बहुत सारी बातें अच्छी हैं, वो एक चीज़ ये भी मुश्किल है कि हर कोई बहुत ही खूबसूरत बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो जो थोड़ा सा भी कबूल क्या कहेंगे कबूल सूरत का है, या जो थोड़ा सा भी कम रंग है, जिसका वज़न ज़्यादा है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है उस रेस में जाना। सो उस रेस में समाव हमने ही अपने बच्चों को डाला हुआ है, क्योंकि जब हम बच्चों के सामने बात करते हैं ना कि वो इतनी खूबसूरत है क्योंकि वो गोरी हैं, वो अभी भी इतनी पतली हैं, वो अभी भी इतनी अच्छी लगती है, वो इतनी बड़ी गाड़ी से उतरी है, एग्जैक्टली। सो हमने बच्चों की सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को एक्सटर्नल चीज़ों के साथ जोड़ दिया है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, ग्रेड्स हो, चाहे जितना बुरा ग्रेड्स के साथ जोड़ना है उतना ही बुरा गोरे रंग, लंबे बाल, काले बालों के साथ पता है एक्चुअली समझ, ये जो हम उर्दू के लेसन में पढ़ते थे पहले, तोलो फिर बोलो, इसकी बात की समझ अब आ रही है कि वो तोलो और बोलो सिर्फ अजनबी लोगों के सामने नहीं, बल्कि जो आपके अपने बच्चे हैं उनके सामने अगर हमने तोल मोल के बोला होता, तो आज हम बैठ के ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते कि बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं। तो ये तोलो और बोलो वाला जो सेंटेंस है, इसकी आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, लेकिन अब जाके समझ ये भी है कि एक्स्ट्रा अवेयरनेस हो रही है। इंस्टाग्राम पे जो रील्स चल रही होती हैं, बच्चियां उससे बहुत, बच्चे या जो भी यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उससे कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया। अच्छा, अब हम अगली चीटिंग की तरफ चलते हैं, वो है सोडा, डाइट सोडा। अच्छा चलो, मैं जो डाइट कर रही हूँ, सोडा जो है मैं वो डाइट ले लेती हूँ, दिल चाह रहा है, तो ये वाली चीटिंग सही है कि नहीं? आई एम गोइंग टू ऑर्डर अ डबल पैटी बर्गर विद डाइट सोडा एंड अ डाइट सोडा, बिकॉज वो कैलोरीज जो है वो थोड़ी सी हो जाएगी, थोड़ी सी तो कम होंगी कि नहीं? नहीं, आई थिंक डाइट सोडा उनके लिए जो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है, जो एक दिन भी नहीं रह सकते सोडा के बगैर, वी कैन हैव डाइट सोडा। बट अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है डाइट सोडा में, बिकॉज डाइट सोडा में ठीक है उसमें कैलोरीज नहीं है, आपके उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है, उसमें एसिड्स हैं। आप अपनी बॉडी को बार बार झूठी चीनी खिला के उसको सेटिस्फाई तो कर लेते हैं, लेकिन आपकी बॉडी फिर आपसे हर वक्त यही एक्सपेक्ट करेगी कि आएगा, बिल्कुल, और मुझे चाहिए। एक और बात मुझे बताइए, जो स्पार्कलिंग वाटर है, एक नई जिद्दत आई है, वेस्ट में तो है, पाकिस्तान में भी अभी आ गया, तो क्या जिनको सोडास की आदत है या क्या वो स्पार्कलिंग वाटर भी उतना फ़ायदेमंद है जितना स्टिल वाटर? नो,
just stick to nature ना, मतलब इसमें इतने वेरिएंट्स हम चीज़ों के ले आते हैं। देखिए अब हम नल का और नहर का पानी तो नहीं पी रहे। हाँ, अब पानी आपका बस मिनरल आ रहा है। हाँ, मिनरल वाटर इज सही है। यस, मिनरल वो वाटर तो सही है, बट स्पार्कलिंग वाटर में क्या होता है? स्पार्कलिंग वाटर में थोड़े से कार्बोनेटेड होता है और उसमें फिजीनेस भी होती है, कुछ ना कुछ मिनरल भी ऊपर नीचे होता है, तो वाई नॉट? उसमें क्या फ्लेवर ऐसा है, उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि आप उसको आपने पीना ही पीना है? आप सादा पानी ऑर्डर कर लें, सारे दोस्त बैठे हुए हैं, सब सोडा पी रहे हैं, अच्छा मैं तो डाइट पे हूँ, मैं डाइट सोडा ले लेती हूँ, डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, आप कह रही है स्पार्कलिंग वाटर इज नॉट हेल्दी? नॉट हेल्दी, कोई वो नहीं है। आप पानी ही पी रहे हैं तो पानी पानी ही पी लें थोड़ा सा, इट्स बेटर। क्योंकि देखिए वेस्ट में बहुत रिवाज है स्पार्कलिंग वाटर का जी। हमेशा वो पूछते हैं आपको स्टिल चाहिए कि स्पार्कलिंग, तो मैं कहती हूँ इतना आम क्यों है ये? इट्स एक्चुअली वेरी वेस्ट में है, पाकिस्तान में इतना नहीं, लोगों को इतना पता भी नहीं कि स्पार्कलिंग वाटर क्या होता है। तो इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि नहीं पता है। सादा पानी पिए, व्हिच इज बेटर हाइड्रेशन के लिए, मिनरल इम्बैलेंस में ज़्यादा बेहतर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए ये जानने के लिए कि किसने क्या क्या चीटिंग्स की हैं और उन चीटिंग्स की वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, थोड़ी सी चीटिंग अगर किसी भी ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में की है तो उसके हैं नुकसान, और वो आज हम सब मिलकर एक दूसरे से शेयर करें और आपसे भी। तो अगला मेरा टॉपिक है डराना। हाँ, हम लोगों को भी डराया गया है। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी कज़न एक छोटी कज़न को डराती थी, सो जाओ वरना पोटला आ जाएगा, और वो डराना और अजीब अजीब नाम, भूत बंगला और पता नहीं क्या क्या। हाँ, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, स्पेशली माएँ करती हैं ना। अभी तो फिर भी कम हो गई है, लेकिन पहले ये था ना कि सो जाओ अल्लाह बाबा आ जाएगा। इनफैक्ट बहुत वर्स्ट केसेस में ये भी देखा गया कि बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया, स्टोर में बंद कर दिया, इस तरह की सजाएं दी। तो इसका आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आता है। और ये वो शॉर्टकट्स हैं बेसिकली पेरेंट्स करते ये क्यों हैं? बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए। अगर बच्चा आपकी कोई बात नहीं मान रहा, आपको टेंट्रम थ्रो कर रहा है, तो बजाय इसके कि वो उसको आइडेंटिफाई करें कि क्या मसला है। किससे इन्होंने कहा था कि बहुत दफ़ा सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, बहुत दफ़ा बच्चे को कुछ चाहिए, वो आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बहुत दफ़ा बच्चे की कनेक्शन की नीड होती है, लेकिन बच्चा देखें अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकता। जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं ना, आपका रेगुलेशन ऑटो पे लग जाता है। अगर आपका मूड अभी ऑफ भी है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि नहीं, मैं एक जगह पर बैठी हुई हूँ, इस वक्त मैं रो नहीं सकती। आप ये नहीं करेंगे कि आप नीचे लेट के पैर मार मार के रोना शुरू कर दें। लेकिन बच्चा उस उम्र में होता है, उसका ब्रेन उस तरह से डेवलप नहीं होता, तो उसको नहीं पता होता कि अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है। अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ बच्चा जब रोना शुरू करता है, गुस्सा दिखाता है, तो माँ या पेरेंट्स साथ में और गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। बजाय इसके कि वो उसको अंडरस्टैंड करें और को रेगुलेट करें, वो इस तरह की पनिशमेंट्स का चुनाव करते हैं जिसका उसकी रहती ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जो 50 साल के थे और उनको डार्कनेस से इतना ज़्यादा खौफ आता था कि वो उस उम्र में भी फंक्शनल नहीं हो पा रहे थे। ही वॉज़ लिटरली रिच, ही वॉज़ मैरिड, उनके पास बच्चे भी थे, वो दादा नाना भी बन चुके थे। ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत ही खूबसूरत और कंप्लीट थी, लेकिन उनके जहन में वो बैक ऑफ द माइंड फेयर था। और वो फेयर कहाँ से जनरेट हुआ? उनके बचपन से, कि जब भी वो कुछ उल्टा सीधा काम करते थे जिससे उनकी अम्मा गुस्सा करती थी, तो वो क्या करती थी कि मार पीट करके उनको बाथरूम में लॉक कर दिया। अब वो 5, 10, 15 एग्जैक्टली लाइट बंद कर दी टॉर्चर को और इन्हांस करने के लिए। सो वो जो 5, 10, 15 मिनट का एक आपने उसको सज़ा दी थी, वो उसकी रहती ज़िंदगी पर 50-60 साल की उम्र तक वो बार बार रिफ्लेक्ट करती रहती है। सो बहुत दफ़ा हमारी पर्सनैलिटी के जो डार्क एरियाज़ होते हैं उनको शायद हम खुलकर नहीं दिखाते, लेकिन उनका आपके बचपन से बहुत वाज़ेह ताल्लुक़ होता है। सो मैं बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को जो है वो रिजेक्ट करती हूँ कि आपने बच्चे को ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं देनी। हम बच्चे से कहते हैं सो जाओ अल्लाह बाबा आ जाएगा। सो बच्चा तो तख्लीक कर रहा है ना, उसने अपने जहन में खाका बना लिया कि कोई बहुत ही डरावनी चीज़ आएगी, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो वो आकर मुझे ले जाएगी। सो बहुत सारे बच्चे इस खौफ की वजह से नहीं सो पा रहे होते। अब वो सो नहीं पा रहा, आप उसको और ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर इन्फोर्स करें कि नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो आपने बच्चे के साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी है। ये तो हमने बता दिया कि पनिशमेंट नहीं देनी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी है। अगर वो कोई अच्छा बिहेवियर दिखा रहा है तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है। मुझे ये चीज़ बड़ा स्ट्रॉन्गली फील होती है कि हमारा अमूमी रवैया ये है कि जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है हम उस पर बहुत फोकस करते हैं। जो है और जो अच्छी तब्दीली चाहे स्लोली ग्रेजुअली आ रही है हम उसको कभी एक्नॉलेज नहीं करते।
अगर बच्चा थोड़ा सा भी अच्छा बिहेव कर रहा है, आप उसको एक्नॉलेज करें, वो और अच्छा बिहेव करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या मसला है, ये तो सब बच्चे करते हैं। लेकिन अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, कोई शरारत कर रहा है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। हमने पूरे ख़ानदान को ये बताना होता है कि मेरे बच्चे ने ये चीज़ की। सो अगर आपके बच्चे से कोई गलती हुई है, कोई शरारत हुई है, आपने उसका इश्तिहार नहीं बनाना। आपने बैठ के उसको लाउंज की टॉक नहीं बनाना कि हाँ मैं पूरे ख़ानदान को, अब्बा को, दादा दादी, नाना नानी, पूरे ख़ानदान को ये चीज़ बताऊँ। देन पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा। रीइंफोर्समेंट भी प्राइमरीली पेरेंट्स कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ का ये एक तरीका है कि कोई भी बच्चे को डांट डपट कर दे, कोई भी बच्चे के ऊपर तंज कर दे, उसकी गलती आपने बता दी तो वो कहेगा मुझे तो पता है तुमने आज क्या किया था। सो ये हम बड़ा लाइटर नोट पर करते हैं, बड़ा मज़ाहिया तरीके से करते हैं, लेकिन इसका बच्चे की शख्सियत के ऊपर बहुत बुरा असर होता है और वो रहती ज़िंदगी तक रहता है। सो ये असरात हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ये बहुत बहुत गहरे होते हैं और इससे अवॉइड करना चाहिए। आई वुड जस्ट ऐड टू दिस, जब हम भी टीचर ट्रेनिंग कराते थे ना, तो हम यही कहते थे एज अ टीचर ऑल्सो, एज अ टीचर ट्रेनर ऑल्सो, और पेरेंटिंग के लिए एक बड़ी कैची फ्रेज़ है, कैच हिम बीइंग गुड, कैच हिम बीइंग गुड। तो बच्चे को उस वक्त आप पॉइंट आउट करें जब कुछ अच्छा कर रहा हो। हम तब पॉइंट आउट करते हैं जब कोई गलत कर रहा हो। तो इफ़ यू रिवर्स द होल थिंग, तो मोटिवेशन अच्छा करने पे आ जाती है, ना कि गलत करने पे। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है फिलर्स। फिलर्स में चीटिंग कैसे हो सकती है? फिलर्स में चीटिंग एज सच तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ डन बाय द डॉक्टर। अगेन वही, अगर डॉक्टर सही नहीं है और उसने ओवरडोज कर दिया कोई चीज़ ऐसी है। अच्छा, दूसरा ये कि फिलर्स के बाद जैसे हम कुछ पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज ना करें एक दिन, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर पेशेंट नहीं सुनता, या बोटॉक्स जैसे हम करते हैं, तो उस दिन हम पेशेंट को बोलते हैं कि 4 आवर्स तक आपको लाई डाउन नहीं होना, आपको झुकना नहीं है, आपको कोई मसाज नहीं करना, क्योंकि बोटॉक्स से उधर माइग्रेट ना हो और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो वो पेशेंट को प्रिकॉशनरी वाइज बता रहे होते हैं हम कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी। तो उसमें अगर पेशेंट नहीं सुनता एडवाइस, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है। तो दूसरा, अगर ओवरडोज ऑफ फिलर्स अगर डॉक्टर कर रहा है, तो फिर उसकी माइग्रेशन होने के चांसेस बहुत हाई है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। जैसे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के फिलर्स डिज़ोल्व किए क्योंकि उन्होंने इतना ओवरडोज करा लिया, आई फिलर भी करा लिया, फेस भी करा लिया, लिप्स भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, और फिर वो माइग्रेट हो रहा है इधर से उधर। एक पेशेंट मेरे पास आई थी, शी वाज अ वेरी यंग पेशेंट, लाइक 24 years old, एंड शी वेंट टू मल्टीपल डॉक्टर्स, वही जो मैं बता रहे थे आपको, डॉक्टर शॉपिंग, एंड शी हैड इतने फिलर्स को उसको ये भी याद नहीं था कि उसने कितने लगाए, उसने कितने लगाए। एंड ऑलवेज शी शोड मी पिक्चर्स कि देखिए ये कल रात को यहाँ से निकल आया था, कल ये रात को यहाँ से निकल आया, और फिर मैं उसके फिलर्स हर वक्त, मतलब 2-3 दफ़ा मैंने उसको डिज़ोल्व किए, और डिज़ोल्व कर करके उसको सही किया था। और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन एंड इस तरह की चीज़ें हमें देनी पड़ी। दैट वाज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ अ फिलर विथ लॉट ऑफ फिलर्स। जब बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़, जैसे वो कह रही हैं कि एतदाल से चीज़ें करनी चाहिए, तो एतदाल से ही करनी चाहिए, आप डोंट ओवर यूज़ थिंग्स। बिल्कुल। रिप्लेसिंग मील विद फ्रूट, ऐसा होता है ना कि हम कभी कर लेते हैं, अच्छा चलो फ्रूट डे कर लें। जैसे वेकेशन पे जाने से पहले डिटॉक्स डाइट करके गई थी, जो कि थोड़ी सख्त डाइट थी कि मैं अपना थोड़ा वज़न कम कर लूँ, कि जब चढ़ा के आऊँगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। रिप्लेसिंग मील विद फ्रूट इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, और हम ये सोचते हैं कि फ्रूट है, नेचुरल है, हेल्दी है, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फ्रूट की अगर कॉम्पोजिशन को आप देखें तो इट्स कार्ब्स, शुगर एंड फाइबर। तो और अगर हम जब एक मील लेते हैं तो उसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, एक बैलेंस्ड एक चीज़ होती है। तो आपने वो बैलेंस प्लेट अपने सामने से हटा के आपने सिर्फ कार्ब्स और शुगर, फाइबर ले लिया है, रॉन्ग प्रैक्टिस। और आपका जो फ्रूट जब फ़ौरन से डाइजेस्ट होगा और शुगर स्पाइक आपका आएगा, एकदम क्रैशिंग डाउन जाएगा, यू आर गोइंग टू ईट मोर। और वही शुगर है, फ्रूट की शुगर है, लेकिन स्टिल इट इज़ शुगर, और शुगर स्पाइक आएगा लाजमी। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं हम करते हैं फ्रूट डे, नो आज फ्रूट डे है, सिर्फ फ्रूट खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। रॉन्ग। फ्रूट डे मतलब फ्रूट आप खाएं, लेकिन वही मैं बात जो बार बार हम कहते हैं मॉडरेशन में, दिन के 2 से 3 फल आप खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमने सारा दिन ही फल खाना है। और क्योंकि हम तो ऐसी डाइट्स करते हैं, फ्रूट डाइट, बिल्कुल बहुत सारी ऐसी कैबेज सूप डाइट होती है, जो उसमें कैबेज सूप के साथ पूरा दिन फ्रूट खा रहे हैं,
पूरा दिन दालें खा रहे हैं। बनाना डाइट इस तरह की बहुत सारी फैट डाइट्स हैं, इसमें जूसिंग आती है, जूस निकाल के सब्जियों का, या फिर हम एक दिन लिक्विड डाइट की मैंने, सारे जूसेस फ्रूट के और सब्जियों हमें ऐसा लगता है सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फाइबर है वो आपने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया है, जिसकी वजह जो आपकी शुगर को बैलेंस करता है, आपके स्पाइक्स को ठीक करता है, जो आपकी डाइजेशन के अंदर भी होता है, कॉन्स्टिपेशन को हल करता है, आप वही एलिमेंट और नेचुरली अकरिंग फाइबर व्हिच इज लाइक गोल्ड। आपने उसको फेंक दिया उठा के। ये वाला कॉन्सेप्ट काफी ऑब्सोलीट हो चुका है कि आप जूसेस निकालें, आप न्यूट्री बुलेट में आप साथ ही जो है उसका फाइबर भी पूरा उसको स्मूदी बना लें, तो वो अब बहुत कॉमन करने वाले अभी भी कर रहे हैं, आई टेल यू। उनको मुश्किल लगता है कि फ्रूट खाना मुश्किल है, बस जूस बना दो हम पी लें, इट्स इजी टू व्हिच इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। आई एम ग्लैड यू पिक्ड इट अप। जूसिंग, कीटो, बनाना डाइट है, एग डाइट है, मिलिट्री डाइट है, जिलियन मिचेल, पता नहीं किस किस्म की हमने चीज़ें इस तरह की इंट्रोड्यूस करवा दी है। ये शॉर्टकट है, 15 दिन कर लें, 1 महीना कर लें, 6 हफ्ते कर लें, यू आर गोइंग टू बी गुड। उसके बाद क्या, उसके बाद तो आप ये चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते। जब आप अपनी ओल्ड ईटिंग हैबिट्स पे आएंगे, यू आर गोइंग टू गेन बैक। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से छोटे छोटे स्टेप्स लें अपनी लाइफ में, जिससे आपका लाइफस्टाइल, जैसे पोर्शन कंट्रोल करें, जैसे पोर्शन कंट्रोल, आप पोर्शन कम कर दें, आप एक्टिविटी ज़्यादा कर दें, तो व्हाई नॉट दैट। तो शॉर्टकट से बेहतर है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में सोचें। सवालात को नज़रअंदाज कर देना, बच्चों के सवालात के उसमें ज़रा मतलब लाइक होता है ना, कभी कभार बोल रहा है और कभी आप नहीं हैं, ज़ाहिर इंसान है, उस फेज ऑफ माइंड में नहीं है कि जवाब दे किसी को, आपको कभी कभार बात करने को भी दिल नहीं चाहता। अच्छा, कभी-कभार अगर दिल नहीं करता तो हम बच्चे से कह सकते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, रादर देन कि आप उसको कोई भी जवाब न दें। आप उसको कहते हैं चलो मैं इस बारे में 2 घंटे बाद बात करता हूँ। हमारे यहाँ निदा कॉमन प्रैक्टिस है कि बच्चा कुछ बोल रहा होता है तो हम उसको कभी भी जवाब नहीं देते। हमें ये लगता है कि बच्चे के सवालात जो है ना वो सरदर्द के अलावा कुछ नहीं है, ये हर वक्त अहमियत नहीं रखते कोई। या हम एक एज आती है टॉडलर्स की जिसमें हम कहते हैं ये हर वक्त सवाल करता है, तो मैं इसको कितने जवाब दूँ। अगर आप साइकोलॉजिकली पूछें तो आइडियली इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन साइकोलॉजिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी दफ़ा आपका बच्चा सवाल करे आप उसको जवाब दें। अगर आप उसको नहीं दे सकते तो यू कैन ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसको ही बताएं ठीक है हम इस बात के बारे में शाम में या कल सुबह बात करेंगे, फ़िलहाल मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। लेकिन आप बच्चे को रिस्पॉन्स ज़रूर करें। देखिए होता ही है कि जब आप किसी को लेट्स से आप मुझसे कोई बात करें, मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दूँ तो ये अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो इट्स अ फॉर्म ऑफ इंसल्ट कि आप सामने वाले को ये जाहिर करते हैं कि जी तुम्हारी बात इस वक्त अहमियत नहीं रखती। लेकिन अगर आप उसको ये कहें कि भाई तुम 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद बात करना, तो आपने एक एक्नॉलेजमेंट दे दी कि तुम्हारी बात इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वक्त इसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टेन एज तक बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ही मैच्योर और ग्लोरीफाई कर देते हैं कि वो ऐसे टीनेजर्स निकलेंगे कि वो बहुत ही अलग से होंगे। अगर आप उसको पहले दिन से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि 15 साल के बच्चे को ये पता होगा कि कैसे इज़्ज़त देनी है या कैसे इज़्ज़त अर्न करनी है। सो आपने बच्चे को बिल्कुल वैसी ही इज़्ज़त और मोहब्बत देनी है, वैसा ही एहतराम करना है जैसा आप किसी एडल्ट का करेंगे। एडल्ट तो फिर भी आपसे नहीं सीख रहा होता, बच्चा आपके एक्शन से 24/7 सीख रहा है। कुछ पेरेंट्स का बहुत इंसल्टिंग बिहेवियर होता है बच्चों के साथ, और वो पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम इनकी तरबियत कर रहे हैं, हम इनको सीधी राह पे ला रहे हैं। तो कभी कभार कुछ पेरेंट्स बहुत इंसल्ट करते हैं बच्चों की, तंज, ताने और इस तरह करना। नेम कॉल करते हैं बिकॉज देखें ये एक अब्यूजिव फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग है और इससे कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होता। बज़ाहिर आपको लगेगा आपका बच्चा ओबीडियंट भी हो रहा है, फर्माबरदार भी हो रहा है, चुप भी रह रहा है, लेकिन अगेन इससे उसकी शख्सियत पे बहुत सारे असर पड़ते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर कितने अब्यूज़र्स हैं जो बज़ाहिर इतने अच्छे काम कंपोज लगते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ये घर जाके अपनी बीवी बच्चों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करता होगा। सो वो बेसिकली कहाँ से बिल्डअप हुए हैं, कहाँ से बने हैं, वो हमारे घरों से ही पैदा हुए हैं ना। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन होते हो डिसिप्लिन में और डर में। हाँ, आपको लगता है कि सामने वाला रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर बच्चा ही है फॉर इंस्टेंस वो रिस्पेक्ट में खामोश है या जवाब नहीं देता पलट के, लेकिन वो डर के नहीं देता। या अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं, माँ बाप की इनसे बहस कौन करेगा, और पलट के फिर वही करते हैं जो करना होता है। तो वो भी ज़ाहिर कंडीशनड हो गए, जैसी पेरेंटिंग है वैसे ही बच्चा भी हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बच्चे, आपने कहा सवालों के जवाब देना है, लेकिन मैं अपना केस रखूँगी सामने। 6.5 साल का बेटा है मेरा, और सुबह से जब सवाल शुरू होते हैं और रात सोने तक वो ख़त्म नहीं होते।
At one point I answer him, बेटा I don't know, ये क्यों, कौन आया था, किसने क्या बोला, किसका फोन था, उन्होंने क्या बोला, क्या बात हुई, आप कब जाएंगी, आएंगी, बट बेसिकली सारे बच्चे यही कर रहे होते हैं, दिमाग जो है ना वो ड्रिल हो जाता है। आपको टैक्टिकली आपको चलना है ना। 5 से 7 साल की उम्र ही होती है जिसमें बच्चा ना रेफरेंस पॉइंट बिल्ड कर रहा होता है, सही है। तो वो लोगों का रेफरेंस पॉइंट बिल्ड करता है। रेफरेंस क्या होता है कि आपने बचपन में, आपको रोज़ तो कोई नहीं बताता कि टेबल एस पर नहीं बैठना, काउच पर बैठना है। आपको बचपन में किसी ने एक दफ़ा बताया होगा कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर चीज़ें रखते हैं, काउच पर बैठते हैं। उसके बाद से वो रेफरेंस पॉइंट आपके जहन में छप गया। अब जब नेक्स्ट टाइम आप कहीं पर जाते हैं तो आपको ये डिफरेंसेस ऑलरेडी पता है। इसी तरह से बच्चा इस एज के अंदर रेफरेंस पॉइंट बिल्ड कर रहा होता है, तभी वो बहुत सारे सवाल कर होता है। आई डू अंडरस्टैंड कि एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल कि भाई हर क्यों का जवाब नहीं होता। स्पेशली हम जिस जनरेशन से हैं, हमारा तो कभी क्यों ही नहीं था, राइट। सो हमारे लिए इट कम्स वेरी एलियन टू अस कि बच्चा इतने क्यों पूछे और मैं उसको जवाब दूँ। बट यू नीड टू लर्न। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारे यहाँ जिसके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, हम समझते हैं कि वो तरबियत भी कर सकता है। सो तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें और फिर उसके बाद तरबियत करें। आपका बच्चा बहुत सारे सवाल करता है, देयर विल बी सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पे आप उसको बताएं कि अभी 15-20 मिनट मम्मा बिजी हैं, हम उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। सो टाइम आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच आप लोगों का। और यहाँ ये टॉपिक यहीं तक था। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जी, एक हमारे पास जो कंपनी है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे सामने बिन एहसान बिल्डर्स के फहद एहसान जो कि COO हैं, और यहाँ साथ उनके मौजूद हैं जुनेद अब्बासी साहब जो कि डायरेक्टर ऑपरेशन हैं HMN होल्डिंग से। सो ये हमारे साथ मौजूद हैं आज बिन एहसान ग्रीन सिटी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ज़रा हमें थोड़ा बिन एहसान बिल्डर्स के बारे में बताएं, फिर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। देखें, बिन एहसान बिल्डर बेसिकली हमने जो बिल्डर लाइन में आए थे 2006 में आए थे गवादर से। अच्छा। लेकिन हमने शुरुआत की जब कराची, हम हालात कुछ बेहतर हुए, गवादर के हालात थोड़े से ख़राब होना शुरू हुए, तो हमारा बेसिक पॉइंट था कि कराची में कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिलीवर करें जहां लोग अच्छे तौर पे अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकें, अच्छे मकानात बना सकें, अच्छी डेवलपमेंट कर सकें। अच्छा। तो हमने 2020 में अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट लिया। सही। और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हुसैन मार्केटिंग ने इसको लॉन्च किया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे स्लोगन के साथ। और आज हम 2025 में, क्या है आपका स्लोगन? प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे। अच्छा। से हमने स्टार्ट लिया था। और ये हमारा बड़ा कामयाब स्कीम गई थी। हाँ। ये एक्चुअली हमने 2020 में जब स्टार्ट करी थी ना, तो उस टाइम हमने समझे कि लैंड एक्वायर किया था। ओके। उस टाइम इतनी कोई डेवलपमेंट आपके नहीं। प्रोजेक्ट का नाम है बिन एहसान ग्रीन सिटी। ग्रीन सिटी। तो ये बिन एहसान ग्रीन सिटी जो प्रोजेक्ट है, ये किस तरह का? एक छोटा सा आप ग्रीन सा, मतलब नाम सुनने से मुझे ऐसा लग रहा है कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ग्रीनरी से भरपूर कोई ऐसा शहर डेवलप किया जा रहा है, शहर के अंदर छोटा सा शहर। जी बिल्कुल, हमारा जो टारगेट है यही है। अगर आप कराची को देखें कि इस वक्त यही चीज़ें नापैद हो गई हैं, है ही नहीं। स्पोर्ट्स जो पहले ग्राउंड होते थे, बिल्डिंग्स सब चीज़ें वो हैं। तो अब ये जो M9 है, सुपर हाईवे की तरफ जितने भी प्रोजेक्ट जा रहे हैं, उसमें से एक बिन एहसान है। तो हमारा पूरा फोकस ये है कि हम तमाम चीज़ों को अलग से लेके आएँ, ग्रीन एरिया ज़्यादा रखें। स्पोर्ट्स का हवाले से हमने अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखें, एक्टिविटी बेस्ड। बिल्कुल। तो ये पूरा टारगेट है हमारा। हम जो मेन और फोकस कर रहे हैं, देखिए हम टारगेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो ना लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ऑडियंस को ना, ताकि उन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एक अच्छी क्वालिटी की हाउसिंग स्कीम जो है एक लो बजट के अंदर जो है ना मिल सके। हाँ। बेसिकली लोग, और दूसरी चीज़ एक चीज़ और इसके ऊपर जो है ना कॉन्सेप्चुअल चला जाता है कि M9 जो है ना वो दूर बहुत है। देखिए अब डिस्टेंस जो है ना डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों? अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, पोर्ट्स बन रही हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी जो है ना मरीर एक्सप्रेस वे जो सिंध गवर्नमेंट का है, उसने डिस्टेंस जो है ना समझे कि बिल्कुल
मोर देन स्मॉलर कर दिया एग्जैक्टली कि आप शहर एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। बिल्कुल आप 30 मिनट्स में जो है ना हाईवे से DHS सिटी से टुवर्ड्स फेज 8 सी व्यू तक आप जो है ना जा सकते हैं। पहले देखिए ना हैदराबाद पहुंचने के लिए 4-5 घंटे लगते थे, फिर रोड्स डेवलप हुई तो अब 1.5 घंटे में आप आराम से पहुंच जाते हैं। अब देखिए ना शहर भी कंजस्टेड हो गया है। अब चाहिए लोगों को बड़ी रोड हो, कुशादा सड़कें हो, अच्छी टाउन प्लानिंग हो, तो उससे फर्क आता है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम अच्छी गेटेड कॉलोनी में अपना घर बनाएं और अच्छे लेवल पे घर बनाएं। देखिए जैसे हम नॉर्मली अपना घर खुद ही किसी कॉलोनी से हटकर इस तरह इंडिपेंडेंटली बना रहे होते हैं, तो हमें अलॉट कराना और ये सारे कागजी कार्रवाइयाँ बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं अलॉटीज़ को, तो उसके लिए आपका इदारा क्या कर रहा है? बिल्कुल, वो सारी हमने जिम्मेदारियां ली हुई हैं। अच्छा। कि हमने तमाम इदारों से अपने आप को अप्रूव कराया, तमाम इदारों से हमने NOC ली, NOC लेने के बाद अपने लीगलिटी के साथ हमने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, क्योंकि हम ये सारी सर्कल क्रॉस करने के बाद फिर सारी जिम्मेदारी आ जाती है मार्केटिंग की तरफ, क्योंकि लोग मार्केटिंग को देख रहे होते हैं। तो इनके सवालात का पहले ये होता है कि आपने कितनी लीगलिटी की, क्या क्या चीज़ें आपके अपने नाम पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स लिए या जो भी ज़मीन ली वो हमारे अपने नाम पे, बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर के नाम पे, और इसी तरीके से अब हम लोगों को डिलीवर करने जा रहे हैं कि अब लोग आएँ और उन जगहों पे जहाँ पे वो अपने प्लॉट को पसंद कर रहे हैं, अपने लोकेशन को अपने पसंदीदा तरीके से उसको डेवलप करके उसको तामीर करें। मतलब यहाँ घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुकम्मल हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट है। एज पर बायलॉज जो है वो हमें कमर्शियल एरिया भी मिलता है और जो है रेजिडेंशियल एरिया भी मिलता है। ये आता है हमारा सेलेबल एरिया। फिर बाकी हमने इसके अंदर जो है ना कुछ अपने हिसाब से एमिनिटीज़ को जो है ना बढ़ाया, जिसमें हमारा हॉस्पिटल जो है वो हमारा रेडी है। इस वक्त हॉस्पिटल बिल्डिंग हमारी रेडी है। मस्जिद के ऊपर जो है तकरीबन 50% काम हो चुका है। इसके अलावा मेन गेट हमारा तैयार है। रोड्स हमने कितना तैयार हो चुका है? 80% इस टाइम माशाल्लाह से ये कंप्लीट है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम ये कह रहे हैं, क्योंकि ये लो कॉस्ट बजट स्कीम है, तो इसमें लोग हम पे भरोसा करते हैं ना, तो उनको ये यकीन दिलाना होता है कि ये चीज़ आपकी है। तो किस तरह का लाइफस्टाइल हम सोचते हैं कि उधर होगा? देखिए किस तरह का एक लो बजट में इलीट लाइफ स्टाइल जिसको आप कहते हैं ना, अंडर द वन रूफ आपको हर चीज़ मिलेगी। ग्रीन एरिया भी मिलेगा आपको, पार्क्स भी मिलेंगे आपको, कमर्शियल में आपको शॉपिंग एरियाज भी मिलेंगे, हॉस्पिटल भी होगा, स्कूल भी होगा, हर चीज़। ये तकरीबन 300 एकड़ की स्कीम है। 300 एकड़ एक शहर के बराबर होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बहुत सारे लोग तो ड्रीम करते हैं ऐसी जगह पे रहने का, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या फ़ायदा होगा इसमें? देखिए, हम दोनों तरीके से जो है ना, हम बेसिकली रेंज बना रहे हैं लोगों को। अभी जो हम स्कीम लेकर आ रहे हैं ना, जो कराची एक्सपो सेंटर के अंदर 1, 2, 3 अगस्त को जो माई कराची एक्सपो हो रही है, तो मतलब बहुत सारे लोग वहाँ जाकर कराची एक्सपो में आप लोगों से बुकिंग भी करवा सकते हैं, मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी सारी जो भी सवालात उनके पास हैं वो सारी क्लैरिटीज़ उनको मिल सकती हैं। एग्जैक्टली। देखिए, लोगों का सवाल करना उनका हक है और हमें उनको जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। हाँ। ठीक है ना, जैसा कि तो अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सपो 1, 2, 3 अगस्त को है जी। ये माई कराची एक्सपो है, उसमें हॉल नंबर 3 में हमारा स्टॉल है। अच्छा। लोग आए, हमसे सवाल पूछें, जैसे अभी आपने पूछा ना अप्रूवल्स के बारे में। देखिए, हमें 16 NOCs लेनी होती हैं। वो 16 NOCs का प्रोसेस कंप्लीट करके जो है ना, फिर हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग के ऊपर जा रहे होते हैं। हम मेन बड़े बड़े इदारे होते हैं, उसके अंदर यूटिलिटीज़ होती है, उसके अंदर इन्वायरमेंट की। अच्छा, बुकिंग्स भी अगर किसी को करानी है तो वो 1, 2, 3 अगस्त में जो आप लोगों का स्टॉल होगा वहाँ पे जाके करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो आए, वहाँ पे बुकिंग भी करा सकते हैं, उनको हम साइट भी विजिट करा सकते हैं। जो प्लॉट वो परचेज करें, सिर्फ फाइल नहीं ले रहे, जो वो प्लॉट परचेज कर रहे हैं वो अपने प्लॉट पे खड़े हो सकते हैं कि ये प्लॉट मैंने परचेज किया। अच्छा, और क्या प्लान क्या होगा, मतलब पेमेंट प्लान क्या होगा? पेमेंट प्लान हमने इसमें बहुत एक सरप्राइजिंग एक प्रोजेक्ट हम अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं। इसमें 0% हम डाउन पेमेंट, कोई डाउन पेमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ महाना 10,000 रुपये दें और अपने प्लॉट के मालिक बनें। अरे ज़बरदस्त। और जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं ना, जिनका ख्वाब होता है कि भाई मैं ले रहा हूँ 5 साल बाद या 10 साल बाद मुझे पोजीशन मिलेगी, फिर मैं बनाऊँगा, वो चीज़ ख़त्म कर रहे हैं। आप आएँ, अपने प्लॉट पे खड़े हों और तामीरात का आगाज़ करें। हम कहते हैं कल से नहीं, बल्कि आज ही से अपनी तामीरात का आगाज़ करें। ओके। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूँगी HMN होल्डिंग्स के हवाले से आपका विजन क्या है एज अ मार्केटियर
और आप इनके साथ क्यों कनेक्ट हुए, क्यों मुंसलिक हुए? देखिए ये हमारा जो कारोबारी रिश्ता है वो शुरू हुआ 2020 में, जब फहद साहब ने यहाँ पे जो है अपना प्रोजेक्ट बेनसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 स्टार्ट किया था। तो इनका जो मेन फोकस था ना, एक तो इनकी लीगैलिटीज़ बड़ी कंप्लीट थी, दूसरा ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो ऑडियंस था ना उसको कैटर करना चाह रहे थे। तो ये इनका आइडिया बहुत अच्छा था। तो इस वजह से इनके साथ हम मुंसलिक हुए, फिर पॉलिसीज़ बनाई, उस पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ और आज ये हुआ कि वो प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट है और अब ये पोजीशन देने के लिए जा रहे हैं। जो 2020 में हमने बुकिंग करी थी, अब हम उनको पोजीशन देने के लिए जा रहे हैं। हमने अलॉटीज़ को लेटर सर्व कर दिए कि आए अपने प्लॉट के पोजीशन ले लें। तो ये एक अच्छी चीज़। मार्केटिंग फर्म्स तो बहुत सारी हैं, पर हुसैन मार्केटिंग ही क्यों? क्या डिफरेंस मार्केटिंग क्यों? देखें, एक तो दोस्ती थी, फिर दूसरा इनका जो हम 35 साल से हम देखते आ रहे थे कि कितने इन्होंने प्रोजेक्ट किए, कितने डिलीवर हुए, मार्केट में कितना नाम है, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। मार्केटिंग तो काफ़ी है, बिल्डर भी काफ़ी है, तो हम भी ये चाह रहे थे कि हम अगर कोई चीज़ अलग से लेके आ रहे हैं तो हमारी मार्केटिंग भी उसी लेवल की होनी चाहिए कि हम अगर एक ब्रांड के तौर पे जा रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेके जा रहे हैं, तो हम एक ब्रांड के नाम से जाएं। तो फिर इसी तरीके से हमारी हुसैन मार्केटिंग से भी जो हमारे आइडियाज़ थे वो इनको समझ में आए, कुछ इनके आइडियाज़ थे जो हमें समझ में आए, तो बस वो एक रिश्ता बन गया और फिर एक काम हो गया। और देखें, बिल्डर की एक ख्वाहिश होती है कि एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसको डिलीवर कर सकें, उस पर कंस्ट्रक्शन हो, उस पर डेवलपमेंट हो, तो वही एक चीज़ लेके हम चले, एम लेके चले। आज 5 साल बाद हम उस पोजीशन पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम लोगों को कह रहे हैं कि आप आएँ अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन। तो 1, 2 और 3 अगस्त को कराची एक्सपो सेंटर में माई कराची एग्जीबिशन जो है उसमें आप लोग होंगे और वहाँ जाके लोग आपसे मिल सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चंस कर इत्तेफाक सकते है हैं। कि हमने इस प्रोजेक्ट की जो इब्तिदा की थी वो कराची एक्सपो सेंटर से की थी। जी। प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम दें की शुरुआत की थी जी। और आज फिर माई कराची की ही एक एक्सपो है जिसमें कराची एक्सपो सेंटर में हॉल नंबर 3 में हम मौजूद हैं। कि अब हम लोगों को ये कह रहे हैं कि अब आप प्लॉट फाइल नहीं ले रहे, अपने प्लॉट का कब्जा लें और तामीरात करें। आप बनाते भी जाएं, कंस्ट्रक्ट भी करते जाएं और पेमेंट भी अदा करते जाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या HMN होल्डिंग्स फ्यूचर में इसी तरह की और हाउसिंग स्कीम्स और कमर्शियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का इरादा रखता है? जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जो 2-3 साल का जो टेन्योर रहा ना हालात का रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे, देखिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ना वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी की बैकबोन है। और इन 2-3 सालों में हमें आराम का भी मौका मिला और बहुत अच्छी चीज़ें सोचने का भी मौका मिला। तो हम ये क्रिएटिविटी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत सारे कमर्शियल और लो बजट फ्लैट साइट स्कीम जो है वो इंशाल्लाह जल्द कुछ हालात बेहतर हुए हैं रियल एस्टेट में। ये 72 इंडस्ट्रीज़ की अलाइड इंडस्ट्री है। ये 72 इंडस्ट्रीज़ को मिला के चलती है। अगर ये इंडस्ट्री चल रही होगी आपकी रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन, तो उससे आपकी 72 इंडस्ट्रीज चल रही होंगी, उससे मुल्क की इकॉनमी अच्छी चल रही होगी, जो एम्प्लॉयमेंट है वो अच्छा चल रहा होगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का शो पे आने का। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा रोज़ की तरह, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। सुबह जो